कैसे आ गए भूले बस बिसरे इस बैच में? बैठो बैठो। कौन सा ने बोला था? कहाँ, कौन से बैच से आए हो? फीस फ्री कौन पढ़ा रहा है उसमें? कुंदन सर के अलावा भी कोई को पढ़ाता होगा ना। अनुराग सर। क्या नाम है आपका? वहां क्या चल रहा था? अरे ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है सब्जेक्ट, चैप्टर कौन सी सी? अच्छा। फिर यहाँ तो हाइड्रोकार्बन भी खत्म हो चुका है, हेलो एल्किन चल आज स्टार्ट होगा। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। कल भी एक बच्चा बोला था, है ना। चलो खड़े हो जाओ जरा। क्या कर लोगे आप बताओ? क्या कर लोगे? किस सब्जेक्ट में, मतलब किस चैप्टर में, ओसी की बात? हाँ जी। कितना छूटा है? हाइड्रोकार्बन पूरा छूट गया, जीओसी तो चलो हो चुका है। तो जीओसी कर लिया आप लोगों ने, आपने? ये इसी साल होगा रिवीजन, क्योंकि 3 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद। अभी आगे का चैप्टर भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, सभी कर लोगे, तो आप ये बताओ क्या रेडी है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो बताओ, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया। सही जवाब दिया है ऑलमोस्ट, हालांकि थोड़ा सा, पर हाँ काफी हद तक ठीक। अच्छा ये बताइए कि क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में CH Cl3 और CHF3, विच इज मोर एसिडिक एंड वाई? हाँ, एक तो हाथ निकाल के बात करो। कभी भी टीचर या क्लास में किसी भी बच्चे के, कभी भी टीचर के पास जाओ ना, तो ये हैंड रेज बाहर निकाल के जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं बोल रहा, नॉर्मली आजकल बच्चों की आदत होती जा रही है। हाँ। मेरे को मेरे के एक टीचर ने, मेरे बराबर के कलीग ने डांट दिया। मैंने वो अभी 15 अगस्त पे ऐसे फोटो खिंचवाया, मेरे एक हाथ ऐसे था अंदर। मेरे सर ने तुरंत, हमारे अच्छे मित्र हैं, बोले यार ये कोई मैनर्स होते हैं क्या, ऐसे हाथ तिरंगे को सल्यूट कर रहे हो, हाथ ऐसे होने चाहिए बिल्कुल। मैंने कहा सर सॉरी। अब वो सही बात तो सही बात रहेगी ना, गलत थोड़ी रहेगी। तो कुछ चीजों की अपन को ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ ठीक है, फिर आगे बोलो। तुम इसको क्यों देख रहे हो बार बार? और अक्षर तू क्यों देख, चुहा ही गए? CH क्यों? पता नहीं, मतलब रट के बोलता है क्या? तो फिर अब तू एयर बैच में आने के बाद अगर ऐसी जवाब, एक मिनट, अगर एयर बैच में आने के बाद अब ये जवाब दोगे ना कि सर मेरे को रटा हुआ है, तो फिर इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अब जो मैं बोल, कोई कब सामने वाला कुछ बोलने लगे ना, तो फिर पूरी तरह सुना करो। कि एयर बैच में भी आने के बाद अगर आप इस तरह से रिटे रिटाए तरीके से बोलने लगोगे ना, तो बेटा फिर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आईआईटी निकालने का पहला फंडा ही है कि रटे रिटाए तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक है। चीजें लर्न करो, प्रोसेस को लर्न करो। पर आप इस तरह से अगर कुछ भी बोलोगे तो फिर तो फंस जाओगे। हाइड्रोकार्बन कितने दिनों में लर्न करोगे? हाइड्रोकार्बन पक्का? परसों अगर पूरा नहीं करके लाए तो मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। यार मतलब ये तो ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल बचपने वाली बातें कर रहे हो। अभी आपने एक दिन बोला, फिर आप बोल रहे हो 7 दिन दे दो, मतलब एक दिन का 2 दिन समझ में आता है ना। मतलब हंसी मजाक का भी एक लिमिट होता है कि कब मजाक नहीं करनी है, बट बिकॉज आई एम सीरियस, राइट। भाई लेक्चर, आपको वीडियो लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे, है ना, नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको भी बोल रहा हूँ अभी खड़े हो जाओ। और कौन कौन का हाइड्रोकार्बन अभी कंप्लीटेड नहीं है? जिसकी बैकलॉग था अभी, जिसकी तबीयत खराब हुई थी, वो कौन था? हाँ आप भी खड़े हो जाओ। मैं आप लोगों को 7 दिन दे रहा हूँ, इसकी बात मानते हो? 8वें दिन ध्यान रखना, मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा बेटा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, आर एग्री और नॉट? 7 डेज इज सफी, और ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा वर्बली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि अब भाई अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब आप मुझे बताओ। 5 अगस्त खत्म होने पे, अबाउट टू एंड पे, और हम अगर मान लो ऐसे टालते रहेंगे, ऐसी मजाक हंसी मजाक में, तो फिर तो हो गया, है ना। बैठ जाओ। कितने दिन है आप लोगों के पास?
तो मैं आपको अगले सैटरडेज पे बात करूंगा। और बाकी बच्चे भी ध्यान रखना, ये ना इनसे पूछना है अपने को, है ना। और बाकी बच्चों को भी टाइम दे रहा हूँ, 7 डेज आप लोगों के लिए, सबके लिए भी है। आपको सबको पूरा हाइड्रोकार्बन डिटेल में जितना मैंने पढ़ा दिया उतना सब रेडी करना है विद एन एग्जाम्पल। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट रूम में आके पूछेंगे, वरना ध्यान रखना सबकी डांट पड़ेगी जो नहीं बता पाएगा। और विशेष रूप से आप तीनों की जिम्मेदारी है। हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, मैंने बोला था आपको एल्केन की। तो अभी आपको भी एक साथ टाइम दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखो, मुझे इस बैच में आने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भागना और फिर अपनी मनमानी करना ना, वो नहीं चलेगा यार। क्योंकि देखो, आपका भी नुकसान होता है और मुझे पता है मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम के बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, स्टूडेंट है एक अच्छे, क्योंकि स्टूडेंट ही जो आईआईटी निकालते हैं, हम तो निकाल नहीं सकते, है ना। तो वो रिसोर्स जो है ना, वेस्ट हो रहा है। आप अपनी मनमानी करके अपना नुकसान करते हो और हम आपको करने देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये कि आप आ गए हो, उन्नत सर ने परमिशन दी है, दैट्स ओके। लेकिन आप अगर यहाँ पर परफॉर्म करोगे ना, तभी आप यहाँ पे टिक पाओगे, है ना। तो मतलब उसके लिए आपके ऊपर कुछ बंदिशें रहेंगी, भाई परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और परफॉर्म करने का तरीका क्या है, मार्क्स तो बाद में आते हैं, पहले हम हमारे लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ें, डाउट पूछें, क्वेश्चंस लगाएं, होमवर्क करें, तो अपने आप ही मेरा मानना है मार्क्स आने लग जाते हैं। क्योंकि मार्क्स आने का तरीका क्या है, आप ढंग से पढ़ोगे तो अपने आप मार्क्स आएंगे, और आप अगर टालम टोल करोगे तो फिर वो मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो आई एम गिविंग यू ऑल 7 डेज, सभी बच्चों के लिए होमवर्क है ये, याद रखना, अगले सैटरडे। इज दैट क्लियर और नॉट? आई थिंक 7 डेज इज सफिशिएंट और नॉट? इट इज सफिशिएंट। कई बच्चे मुझे पता है जल्दी भी निपटा लेंगे, लेकिन 7 डेज में आपको मॉड्यूल पूरा और डीपीपीस पूरी लगानी है, मॉड्यूल एटलीस्ट पूरा लगाना है। हाइड्रोकार्बन का पीवाईक्यू सेक्शन अभी मत लगाना, एक मिनट, हाइड्रोकार्बन का पीवाईक्यू सेक्शन मत लगाना, क्योंकि उसमें मिक्स प्रॉब्लम्स दी हुई है आगे के चैप्टर से जोड़कर, वो अभी अपने नहीं पढ़ी है। पीवाईक्यू के अलावा परीक्षित, आरंभ, प्रबल, वो सब हो जाएंगी, ठीक है। एयर की जो मैंने डीपीपी दी है वो सारी हो जाएंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। उसमें तो फ्रेम ही ऐसे हुई है, बैठो। और कोई दिख डाउट? हाँ, बिल्कुल। क्यों, रीजन? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण कौन ज्यादा एसिडिक होगा? CH Cl3, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, यस और नॉट। और फ्लोरीन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसने भी बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, पहला क्वेश्चन का तो बहुत कम बच्चों को पता होता है मीजोमेरिक और रेजोनेंस में एग्जैक्ट डिफरेंस। तो अच्छा है आपका परफॉर्मेंस, लेकिन है ना, देखो आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आप ग्रांटेड लेते हो ना, वैसे आप निपटते हो। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे बोलते हैं ना स्मार्ट बच्चों को, जो एक टैलेंटेड बच्चे, उनको निपटते हुए देखा है, केवल अपनी जिद में या अपनी ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही में, कि ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो भाई किसी को होना ही नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तभी हो सकता है जो बैक टू बैक पूरे में से पूरे नंबर ला के दिखा दो, तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि भाई तू शानदार बच्चा है। तो पूरे में से पूरे नंबर किसी के अभी तक आए हैं क्या? और एक में तो मैं बोल सकता हूँ तुक्के से आ गए, तो बैक टू बैक 3 पेपर में लाके दिखाओ मुझे, है ना। कितने नंबर का पेपर होता है? 300, है ना। अगर जेई मेंस का होता है, और जेई एडवांस का कितने का होता है? एक ही पार्ट होता है आपके नॉर्मली, तो 180। तो बैक टू बैक जेई मेंस, जेई एडवांस के 3 पेपर में अगर 300 आउट ऑफ 300 या 180 आउट ऑफ 180 आप ले आते हो, तो आई विल सैल्यूट यू कि यार मजा आ गया, तू है भाई हमारा हीरा, यस और नॉट। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करो, मजा तो तभी है, तब मैं मानूंगा कि दैट यू आर वेरी रियली ए कॉन्फिडेंट पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन। तब तक यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल लर्निंग, अभी सीख रहे हो, है ना। तो उड़ना किसी को जरूर अभी नहीं है। चलो फटाफट आगे बढ़े, फटाफट से बताओ लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो आज तो हम स्टार्ट करने वाले थे न्यू चैप्टर, है ना, कपलिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। और डीपीपी होमवर्क वगैरह क्या स्टेटस चल रहा था? हाँ यार, वो बहुत सारा। अब बस हम आज पढ़ना स्टार्ट, आज से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब बस हम डीपीपी का रेगुलर करेंगे, क्योंकि हमारा एक बार हाइड्रोकार्बन एक बल्कि चैप्टर है, अगला चैप्टर हम लगभग 9-10 लेक्चर में निपटा देंगे, हेलो एल्केन का, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार फाइल क्रिएट कर देते हैं। वैसे आप परेशान मत हो ना, कोई भी होमवर्क अगर बचा हुआ है, कुछ भी बचा हुआ है, तो मेरी गारंटी है और मेरी जिम्मेदारी भी है पूरा निपटाना। तो आप कभी ये मत सोचना कि सर ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, आई विल डेफिनेटली फिनिश। बस अभी शुरू शुरू में थोड़ा सा वेट बैकलॉग हो गया था, अब इसको रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी पोर्शन होता है, अब हमें होमवर्क मिल जाएगा।
तो हमारा बहुत सारा काम चलता रहेगा। एक से फोल्डर का आएगा। इसको बना ही देते ताकि अपने पास हमेशा के लिए आ जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इस फाइल का? हेलो, एल्केन। ठीक है। और मैंने एक बात और नोटिस की, आप में से कोई बच्चे डाउट्स पूछने नहीं आ रहे हैं, है ना? क्या ये बार बार बोलने की जरूरत है कि आप लोगों को डाउट्स भी करने हैं सॉल्व? इसका मतलब आप होमवर्क नहीं कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या तो इसलिए क्योंकि पार्शियल एयर टेस्ट में भी आ नहीं रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बेटा सिलेबस में साथ साथ ही क्वेश्चन अगर मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको क्लास के बाहर पूछना है, डाउट रूम में आपके पूछना है। तो अपनी आदतें बिल्कुल मत बिगड़ने दो। जो चैप्टर चल रहा है ना वो टेस्ट में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो डजेंट मैटर, हमें उसको साथ साथ निपटाना है। टीचर उसको क्लास में डिस्कस करवा पा रहा है नहीं करवा पा रहा है, आपको पूछना है। तो बिल्कुल बकायदा जब मैं डाउट टाइमिंग दूं, मैं नहीं दूं तो आप लिया करो क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर ही लेनी है डाउट टाइमिंग। सर डाउट टाइमिंग क्या है? तो आज की है, कल की है, परसों की, जबकि मैं डाउट टाइमिंग है आपको दूंगा, आपको उस टाइम पे आके डाउट पूछना है। ये मैं बहुत कम बच्चों के साथ नोटिस कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मैंने देखा है जो टॉपर और एक मॉड एवरेज बच्चे में डिफरेंस होता है। टॉपर स्टूडेंट ऑलवेज थ्रू कनेक्टेड विद द टीचर थ्रू डाउट्स थ्रू आउट द ईयर, एंड एवरेज स्टूडेंट ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस। एवरेज स्टूडेंट्स ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस। तो आप अगर मान लीजिए नहीं डाउट पूछ रहे हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं। और अगर आप कंटिन्यू डाउट पूछ रहे हैं देन यू आर इज ऑन राइट ट्रैक। बिलीव मी, मैं वो बातें बता रहा हूं जो आज कड़वी लगेंगी आपको। आपका दिल भी हो सकता है कि यार पकाते हैं, बोर करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे को पता नहीं है अभी। मुझे पता है कि आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है, जिसको अगर हम अभी से ठीक कर रखते हुए चले तो आगे चीजें ठीक होती चली जाएंगी। और अभी तुम लोगों की मैंने मनमानी चलने दी तो बाद में फिर मेरे को बड़ा दुख होता है कि एक टैलेंटेड बच्चा जिसकी शायद 1000 रैंक के अंदर आ सकती थी, 500 के आसपास आ सकती थी, 100 के अंदर आ सकती थी, वो बच्चा आज 5000, 10,000, 12,000 पे पहुंच गया, केवल इसलिए कि वो मनमानी करता था। भाई तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हें समझाते हुए चलूंगा पूरे साल, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही सच्चा मन यही है कि बस मैं तुम्हें अच्छी रैंक से सेलेक्ट होते हुए देख, है ना? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एक कॉमन गलती कर रहे हो, कोई बच्चा डाउट्स पूछने नहीं आ रहा है। इतने इंटेलिजेंट तो तुम अभी नहीं हुए हो भाई कि तुम सब खुद से सॉल्व कर लेते होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। तो भाई जो चैप्टर चल रहा है ना उसका, और एटलीस्ट जो हो चुका है वो उसका, उसके क्वेश्चंस पूछते हुए चलो, मॉड्यूल में से, डीपीपी में से, और किसमें, जो एयर डीपीपी दिए उसमें। तो एयर डीपीपी और मॉड्यूल भी निपटा लोगे अभी तो बहुत है, फिर एमएस चौहान अपन को निपटानी है, वो जो एडवांस प्रॉब्लम ऑफ जेई की बुक मैंने बता रखी है, वो बात की बात है। पर पहले किसी भी चैप्टर को हम किससे करेंगे? मॉड्यूल और डीपीपीस। तो मेरे ख्याल से अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इतना भी कर लोगे, मैं एडवांस प्रॉब्लम ऑफ जेई की बुक से आप करोगे तो वेलकम करूंगा, लेकिन पहले ये करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप लोगों को मैंने एक आप लोगों के लिए रेड फ्लैग दे दिया है। वो रेड फ्लैग क्या है आप लोगों के लिए? यू आर नॉट आस्किंग डाउट। अब आप तय करो कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। क्या मैं आपके पास आऊंगा बार बार, भाई डाउट पूछ लो डाउट पूछ लो? किसको आना चाहिए डाउट पूछने के लिए? टाइम किसको लेना चाहिए? मैं लूंगा, आप लोगों के पीछे पीछे घूमूंगा। अगर आपका यह एटीट्यूड है तो फिर आप गलत पर्सन हो भाई। टीचर के पास स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट के पास टीचर नहीं जाता है। मैं आ जाऊंगा जब मुझे याद आएगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे और भी काम है। आपको केवल ओसी पढ़ना है, जब मेरे से तो ओसी पढ़ोगे, है ना? ऐसे बाकी दूसरे टीचर से दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखो, आप गलत ट्रैक पर हो। पिछले 10 दिन में मेरे पास एक भी एयर का बच्चा शाम के टाइम डाउट पूछने नहीं आया है। अब आप सोच लो, इससे अंदाजा लगा लो आप लोगों की परफॉर्मेंस कितनी खराब चल रही है, एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो। क्योंकि इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तुम लोग के खुद से कर रहे होंगे। तुम किसी और से भी टीचर से पूछ सकते हो, मना नहीं है, लेकिन आप सोचो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, पहला आपका धर्म क्या है? उस टीचर के पास जाना या किसी दूसरे टीचर के पास जाना? सबसे पहला टारगेट होता है जो टीचर पढ़ा रहा है ना उससे डाउट डिस्कस करो। क्योंकि अभी 1-to-1 अपन ने कुछ थ्योरी पढ़ी है तो वो जल्दी से शॉर्ट में समझाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। दूसरे टीचर को समझाने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि उसने नहीं पढ़ाया, उसको नहीं पता कि आपका स्टेटस क्या है। मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान सकता हूँ कि आपका स्टेटस क्या है। जैसे इस बालक ने आंसर दिया तो मैं इसको
उससे जज कर सकता हूं कि यार इसका इतना लेवल है, इसको इतना बताऊंगा चल जाएगा. दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, राइट. तो प्लीज आप लोग इस चीज को सुधार करिए, डाउट्स जरूर पूछिए, है ना. चलो तो फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं पहले. क्या? कपलिंग रिएक्शन. लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? ये मैंने सेव कर दिया था ना अभी, सेव पे दबा दिया था बटन. ठीक है. तो अरे यार सेव पे क्यों दबा दिया मैंने? अपन ने हेलो एल्केन तो हेडिंग डाली नहीं है. एक सेकेंड. एक सेकेंड. हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इज द न्यू चैप्टर, जो हम थोड़ी देर में अभी स्टार्ट करेंगे. ठीक है मेरे भाई. हाँ. लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? फर्स्ट. यार ये डिलीट कैसे होता है? यस कर दिया ना, रिप्लेस इट. तो पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्या? कपलिंग रिएक्शन फटाफट से वो करते हैं. तो प्रीवियस चैप्टर पहले हम लोग रिमेनिंग पार्ट निपटाएंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. इसमें बहुत सारा पार्ट आपको मैं कुछ कॉपी करने के लिए दूंगा हेलो एल्केन का. देन वी विल स्टार्ट, अगर टाइम मिला तो SN2, देन फॉलोड बाय DPP, है ना. तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो. क्या? कपलिंग रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन. बोलो बेटा सही है. कपलिंग रिएक्शन बच्चों किसको बोलते हैं? बेंजीन की, हाँ मेनली फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शन जब BDC से करवाते हैं तो रिएक्शन ऑफ BDC जानते हो क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. रिएक्शन ऑफ BDC विद एनिलीन और फिनॉल. ठीक है. तो एनिलीन और फिनॉल के साथ या उस तरह के कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है वो कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी इस टॉपिक के अंदर. और ये मेनली दो तरह की होती है, 2 टाइप्स. कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की. फर्स्ट इज CN कपलिंग और दूसरी कौन सी होगी? NN कपलिंग. कपलिंग का मतलब जुड़ना होता है, ठीक है ना. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एनिलीन लिया है, या अगले पेज पे लिखता हूं ना. चलो लिख ही देते हैं यहीं पर. जैसे मान लो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, ठीक है. अब इसकी आपने रिएक्शन किससे करवाई? एनिलीन से. ठीक है. तो एनिलीन से जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो पीएच लेते हैं हम लगभग कितनी? 4 से 5. कितनी लेते हैं? 4 से 5, यानी डाइल्यूट HCl हमने डाल दिया. ठीक है. तो इसमें जब हमने रिएक्शन करवाई तो ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया. किसमें? NH2. पहले तो इसमें कन्वर्ट हुआ N डबल बॉन्ड NPH. ठीक है. और लगभग इसी को हमने एसिडिक मीडियम में लगभग 45 मिनट्स तक हमने रखा. 1 आवर से लेकर 1 घंटे से 45 मिनट से 60 मिनट तक लगभग रखा. 45 टू 60 मिनट्स, है ना. 45 टू 60 मिनट्स इसमें रखा. तो ये आपका रीअरेंजमेंट करके बना देता है ये वाला येलो डाई. क्या बना देता है ये? येलो डाई डबल बॉन्ड NPH. इसको बोलते हैं हम पैरा अमीनो. क्या बोलते हैं? पैरा अमीनो एजोबेंजीन. क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? पैरा अमीनो एजोबेंजीन. क्या है ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन? आओ जरा समझते हैं. देखिए एनिलीन आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है. तो ये क्या करता है? इसकी यहां पर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है. यानी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल. और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल. क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड इधर टूटना चाहेगा. क्यों टूटना चाहेगा? क्योंकि बॉन्ड इधर तोड़ेंगे तो यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा.
और NH2 यहां पर जुड़ जाएगा, और NH2 का क्या अलग कर दोगे आप, H+। NH2 का H+ अलग करके ये, लेकिन ये कंपाउंड याद रखना बहुत देर तक अगर रखा रहता है तो रीअरेंजमेंट कर देता है यहां पर। अब आप बोलोगे यहां पर कैसे कर रहा है सर, तो एक्चुअली ये यहां पर भी तो अटैक कर सकता है ना, ठीक है। यहां पर एक मिनट रुक जा, हाँ ये वाला सॉरी, यहां पर एक दूसरी रिएक्शन ये भी हो सकती है कि ये वाली जो N2PH है, अगर मैं इसको ध्यान से देख के बताऊं, ये जो N2PH है वो इसकी जगह इसकी पैरा पे भी तो अटैक कर सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ओपी डायरेक्टर भी है। कौन सा डायरेक्टर है, ओपी। तो आप खुद मुझे बताओ, क्या ये लोन पेयर यहां से यहां रेजोनेंस कर रहा है, यहां से यहां रेजोनेंस कर रहा है, यहां से यहां रेजोनेंस कर रहा है? आपको नहीं लग रहा कि यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव आ रहा होगा? तो ये केवल नाइट्रोजन से ही नहीं, कार्बन आयन पर भी तो अटैक कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये नाइट्रोजन से भी लोन पेयर ले सकता है और एनायन से भी ले सकता है। और आपको ही पता है लोन पेयर रेजोनेंस में होने के कारण यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी खासी होती है, यस और नॉट। तो शुरू में तो ये बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एनएन कपलिंग। कौन सी कपलिंग, एनएन कपलिंग। और यहां पर ये फर्दर वापस से बैकवर्ड जाकर पैरा पोजीशन पर जाके EAS रिएक्शन कर देता है। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कुल मिला के इस बॉन्ड को बच्चों मैंने यहां की जगह यहां से जोड़ दिया। तो याद रखना शुरू में तो यहां से एनएन कपलिंग होती है, पर अगर बहुत देर तक इसको रखे रखो तो फाइनल प्रोडक्ट याद रखना आपको यही लिख के आना है। मतलब N2PH को आपने नाइट्रोजन की जगह कहां जोड़ना है, पैरा पोजीशन ऑफ एनिलीन। दोबारा बोलो, पैरा पोजीशन ऑफ एनिलीन, और यहां पर आप जोड़ दोगे और ये आपका बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इतने से पार्ट को हम बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं भाई, ये भी बेंजीन है ये भी बेंजीन है, और इसको बोलते हैं एजोलिंक। क्या बोलते हैं? और ये बच्चों याद रखना आपका येलो पीपीटी होता है, येलो डाई। कौन से कलर का डाई, येलो डाई। कौन सा डाई, येलो डाई। तो फाइनल प्रोडक्ट तो याद रखना, कोई आपसे पूछे क्या बनेगा तो हम येलो डाई ही बताएंगे, लेकिन इनिशियली कोई पूछ ले बीच में क्या बनता है इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या बनता है, ये वाला इंटरमीडिएट जो एनएन कपलिंग के थ्रू होता है। क्या मेरे पॉइंट समझ में आ गया? चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही फिनॉल की भी रिएक्शंस होती हैं, तो मैंने एनिलीन की तो बताई दी आपको, फिनॉल की भी एक साथ लिखवा देता हूं, और एक आध मैकेनिज्म भी इसका देख लेते हैं। हाँ वो CN कपलिंग, ये कौन सी कपलिंग है, CN कपलिंग। हाँ यही बना के आना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ज्यादातर बुक्स में यही दिया होता है। बीच में थोड़ी देर के लिए बस ये बनता है, क्योंकि थोड़ी देर तक हम रखेंगे, कुछ देर के लिए बनेगा, फिर वो बाद में रीअरेंज करके इसमें चला जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। आप खुद बताओ, यहां पर क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं हो रहा? देखो ये यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, फिर यहां से करेगा, फिर यहां से करेगा, फिर यहां से यहां करेगा। तो एक तरह से एजो क्या करेगी, लिंक का काम करेगी उस बेंजीन पे रेजोनेंस करवाने के लिए। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर लोन पेयर उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो ये तो एक तरह का क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी देता है या एक्सटेंडेड, इसलिए वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। ठीक है, नोट कर लिया? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने? आज वो तेजस्विनी क्यों नहीं आई? तुम लोग यार इतने इरेगुलर हो भयंकर, कभी कोई बच्चा कभी, मतलब तुम हमारी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते हो, तो कितने ज्यादा लापरवाह हो। मतलब हर दूसरे दिन मतलब आपकी क्लास में से ये बच्चा बोलता है सर मैं कल तो बीमार था। तो भाई तुम्हें ही ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हारी हेल्थ की। ये कॉमन बात होती है, कोई भी बच्चा अगर अच्छे से सेलेक्ट होता है ना, वो साल भर रेगुलर आता है, तो आपको कैसे भी करके, सर मैंने घर से कवर कर लिया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत फहमियां मत पालो। कुत्ता पालो, तोता पालो, मैना पालो, पर क्या ना पालो, गलत फहमियां बहुत जल्दी होती। तुम तो घर से कर लिया था, अरे भाई इतना आसान होता, हलवा थोड़ी जाई, तुम हलवा समझ रहे हो? साल भर आके यहाँ पे सर पचा माथा पच्ची करनी पड़ती है, शरीर में कष्ट होता है, कई बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बैक टू बैक ये पूरे सेशन में जब आप करोगे तब जाके आपको रिवॉर्ड मिलेगा जेई का। इतना आसान नहीं है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो पहले। आपसे भी कोचिंग ही रेगुलर नहीं आया जा रहा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो रिवीजन के लिए तो पता नहीं क्या करोगे आप अपनी मनमानी, ऐसे कैसे करोगे बताओ? तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई।
हर बार कोई ना कोई बात बोलते हो, ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था, फालतू की बातें हैं सब यार, हर क्लास में मुझे डांटना पड़ता है। चले आगे, चलो फिनॉल पे देखो। अब ऐसे ही बच्चों यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहां पर इस जगह पर बच्चों मैं अलग अलग रिएक्शंस आपको बता देता हूं। फिनॉल की रिएक्शन, एक बार दूसरे कलर से लिख देते हैं। फिनॉल आड़ा करके लिख रहा हूं इसको मैं ना, नहीं सीधा ही लिख देते हैं यार, बाद में स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहां लिख लो फिनॉल, क्या ये फिनॉल। फिनॉल बच्चों याद रखना पीएच कितनी रखनी है इसमें, 9 से 10। कितनी रखनी है, 9 से 10। वहां कौन सी पीएच रखते थे, 4 से 5, यानी वहां माइल्ड एसिडिक मीडियम था और यहाँ माइल्ड बेसिक मीडियम है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अल्फा नेफ्थॉल की भी रिएक्शन यही बता देता हूं मैं, मैकेनिज्म भी थोड़ी देर बाद बताता हूं। ये है कौन सा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल। और इसी तरह से बगल वाले पे लगाओगे तो बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर आपसे कोई बोले क्या आंसर बनाना है, तो फिनॉल की भी पैरा पोजीशन पर आप क्या जोड़ दोगे, सीधा सीएन कपलिंग वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा यहां पर, यहां एनएन कपलिंग वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो यहां पर तो आपका नाइट्रोजन सीधा अटैक कर देगा। ऑक्सीजन क्या रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्ट अटैक करेगा कि नहीं, यानी यहां पर ये ओपी डायरेक्टर है। कौन सा डायरेक्टर, ओपी। तो ऑर्थो पैरा में से बताइए मेजर कहां पे जुड़ेगा, पैरा, और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो आप इसका H और इसका Cl क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और वो HCl माइल्ड बेसिक मीडियम में न्यूट्रलाइज कर देंगे हम, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर टूट के यहां पर क्या डबल बॉन्ड आ गया, तो N डबल बॉन्ड N पीएच, ये देखो N डबल बॉन्ड N पीएच, फिनॉल की पैरा पे जोड़ दिया, आया क्या। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन याद रखना ये ऑरेंज डाई होता है। कौन सा डाई होता है, ऑरेंज डाई। एनिलीन के साथ कौन सा डाई था, येलो डाई, नाम क्या था, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसके साथ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, याद रहेगी। और यहां पीएच कितनी, 9 से 10, वहां पीएच कितनी थी, 4 से 5, ठीक है। तो ये ऑरेंज डाई है, डाई होने का, डाइस क्या होती है आपको पता है ना, जैसे कपड़े में कलर, हम किसी धोबी को बोलते हैं भाई मेरी व्हाइट शर्ट है इसको ब्लैक कर दो, तो डाइस से क्या करता है, कलरेशन करता है। तो डाइस अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और अलग अलग केमिकल्स में सरफेस पर कलर देने के काम आती है। अब डाई का लॉजिक क्या है, एक रीजन ये है कि भाई इसमें जो एनर्जी होती है बच्चों वो E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा, बोलो यस और नॉट। तो क्या इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी बच्चों, क्यों, अगेन यहां भी क्या रेजोनेंस हो रहा है। तो ये जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बच्चों ये विजिबल रेंज में होती है। कौन सी रेंज में होती है, रेजोनेंस एनर्जी इन विजिबल, क्योंकि किसी रेजोनेंस एनर्जी का कोई ना कोई तो लेमडा होगा, वो जो लेमडा है वो विजिबल रेंज में है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये कलरेशन देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। वैसे फिजिक्स में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कलर किसी मॉलिक्यूल का क्यों होता है ना, या किसी सरफेस का या किसी ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी क्यों आता है ना, तो वो तो डिटेल आपको पता ही है। बट कुल मिला के याद रखना कि रेजोनेंस एनर्जी इसमें विजिबल रेंज में आ जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट, कोई समस्या। अच्छा, अल्फा नेफ्थॉल आपको पता ही है, यहां पर ये बोले पोजीशंस क्या कहलाती है, अल्फा, और ये वाली पोजीशंस क्या कहलाती है, बीटा। तो ये बीटा नेफ्थॉल है, ये अल्फा नेफ्थॉल है। तो ये यहां पर जो अल्फा नेफ्थॉल बनेगा, इसमें मेरे भाई यहां पर आप क्या करोगे, बताओ कहां पे N2PH एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बीडीसी यहां पर किसका सोर्स का काम कर रहा है, ये बीडीसी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप ही मुझे बताओ अल्फा नेफ्थॉल के कहां पे अटैक करवाओगे, N2PH। क्या यहां पर जैसे पैरा वैसे यहां पे भी पैरा पे अटैक होगा, ओपी डायरेक्टर है लोन पेयर के कारण, तो पैरा पर क्या जोड़ दूंगा मैं, N2PH, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऐसे बताओ बीटा नेफ्थॉल के कहां पे जोड़ दोगे, क्योंकि बीटा में तो अब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है ना, देखो यहां पर ये सामने वाली पोजीशन पैरा है तो ये तो ब्लॉक्ड है, तो अब बताओ कहां पे अटैक करवाओगे, ऑर्थो पे। अब ऑर्थो भी दो अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि यहां पर ये अल्फा है ये बीटा है,
तो ये जो ऑर्थो पोजीशन है बीटा पोजीशन मानी जाएगी और ये अल्फा पोजीशन मानी जाएगी। तो बताओ बीटा नेफ्थॉल के कौन से ऑर्थो पे अटैक होगा, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो अल्फा वाली पोजीशन पर या बीटा वाली पोजीशन पर? अल्फा, क्योंकि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे। इसको मैंने आपको याद करो वहां पे पढ़ाया था, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाना सिखाया था मैंने, तो वहां से ही निकलेगा। बोलो सही है। अच्छा एक बात और ध्यान रख देना, एक्सक्लूसिवली ये रेड डाई होती है, तो रेड डाई बना, ये भी रेड डाई होती है, इसका भी कलर रेड ही होता है ना। फिनॉल के ज्यादातर कलर रेड ऑरेंज होते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली रेड डाई बनाने के काम आता है। तो रेड डाई बताओ कौन देती है? बीटा नेफ्थॉल। किसके साथ? बीडीसी के साथ रिएक्शन में। किसके साथ रिएक्शन में? बीडीसी के साथ रिएक्शन में। ठीक है, ये भी रेड डाई है, लेकिन मेनली इसको यूज किया जाता है, इसका शार्प कलर होता है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये भी सीएन कपलिंग है। कौन सी कपलिंग है? सीएन। तो तीसरी बात, बीटा नेफ्थॉल की कौन सी पोजीशन पर बीडीसी ने अटैक किया? लिख लेना, बीडीसी अटैक्स ऑन अल्फा पोजीशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल। क्योंकि ये अगर पूछ लिया तो फंस जाओगे कि बीटा पे क्यों नहीं किया, तो यहां पर ईएएस रिएक्शन से बनने वाला जो आरडीएस स्टेप होगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। इज दैट क्लियर? तो कहां पे अटैक होता है? एट अल्फा पोजीशन, यहां से एट अल्फा पोजीशन। याद रखोगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नाम इनकी इंपॉर्टेंट नहीं, वो हर किसी का कुछ, क्योंकि पैरा पॉलीसाइक्लिक जो रिंग है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं, कुछ ना कुछ तो होता होगा, लेकिन जितने काम के मैं उतने ही बताऊंगा, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। मतलब होंगे उसके नाम, मतलब मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं मुझे। अपने जो काम किया अपन ने वो पढ़े बस, मतलब इसको तो याद होना ही चाहिए। मतलब अपन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या जो मेंस या एडवांस में आए हुए हैं वो तो एटलीस्ट हमें नाम याद करने पड़ेंगे। अब ऐसे तो इतने सारे कंपाउंड के याद करोगे तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। चले बच्चों आगे, कोई समस्या तो नहीं है? अब ऐसे ही एक और आपने डाई का नाम सुना होगा, मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर होता है बेसिकली, वो भी इससे बनाया जा सकता है। तो अगर ये नोट कर लिया तो आगे चलें। बोलो। इससे पहले मैं इसका मैकेनिज्म बताना चाहता हूं एक का। जैसे आपसे कोई पूछे भाई एक आध का तो मैकेनिज्म समझा दो सर, बाकी तो मैं घर पे कर लूंगा। तो देखो होता क्या है, फिनॉल जो होता है ना वो क्यों आपका बेसिक मीडियम में लिया जाता है। देखो एनिलीन तो बच्चों सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो प्लस एम होता है वो किससे ज्यादा होता है? OH से। बोलो होता ही नहीं होता? बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा प्लस एम लगाएगा, इस कारण से बेंजीन जो एनिलीन वाली है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है फिनॉल की बेंजीन से। बोलो सही है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिक मीडियम डालना पड़ेगा, माइल्ड बेसिक मीडियम, क्योंकि पीएच 9 से 10 कौन से आयन क्रिएट करेगी? हाइड्रोक्सिल आयन। वो क्या करेगी? एसिड बेस रिएक्शन से इसको एक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्टिवेट। और बच्चों जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? O नेगेटिव, यानी फिनॉल से बन गया फिनॉक्साइड एनायन। और फिनॉक्साइड एनायन यहां पर रेजोनेंस करके पैरा पोजीशन पर कार्बन आयन जनरेट कर देता है। कौन सा आयन जनरेट कर देता है? कार्बन आयन। क्योंकि आपको ही पता है ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा। मेरे काम का क्या है? पैरा वाला, तो मैंने बस केवल वही लिखा है, वरना ऑर्थो पे भी नेगेटिव आएगा, ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। तो ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे यहाँ नेगेटिव आ गया। अब बच्चों आप ही मुझे बताओ, क्या यहाँ पर जो पीएच N2+ है वो मेरा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। वो मेरा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन रिंग इज आरडीएस। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अटैक मतलब रिएक्शन किससे हो रही है? कार्बोकेटाइन से या कार्बेनाइन से? यानी यहां भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है? कार्बेनाइन। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकेटाइन होता था, याद है? तो यहां पर ये से रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? यहां आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, या इधर लिख दो N डबल बॉन्ड N, और यहां क्या आ जाएगा? पीएच। बोलो सही है। और अब मुझे बताओ क्या करोगे? क्या ये नॉन एरोमेटिक को मैं एरोमेटिक में टॉटोमराइज करवा दूं बाय पैरा टॉटोमेरिज्म। पैरा टॉटोमेरिज्म क्यों बोलते हैं इसको अपन? क्योंकि पैरा पोजीशन पर H जो है वो टॉटोमराइज करके यहां ये एरोमेटिक फिनॉल दे देगा। बोलो यार, कोई समस्या तो नहीं है? तो ये आपका कैसे हुआ जरा समझना लॉजिक, इसको भी समझ लेते हैं हम। क्या हुआ? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन से हमने एनायन बनाया। अब यहाँ बच्चे बोलते भी कि सर O- डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहा?
तो इसलिए डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो O माइनस की ज्यादा है या C माइनस की ज्यादा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए रेजोनेंस करके यहां से अटैक होगा और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाए। अब बच्चा बोलता है सर डायरेक्ट ही जोड़ दो, तो डायरेक्ट जोड़ दोगे तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन बीच वाला कितनी वैलेंसी बनाए बैठा है, 4, 3 उधर 1 इधर, और एक और बॉन्ड जोड़ दोगे तो 5, क्या 5 वैलेंसी पॉसिबल है? ऑक्टेट इनकम एक्सपैंड हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए, तो इसलिए अपन बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे अटैक करवाएंगे और यहाँ ये न्यूट्रल हो जाएगा और एनायन से ये बॉन्ड CN कपलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये वाला H हम यहाँ से यहाँ तोड़ देंगे, इसके बाद इसको इधर तोड़ देंगे, इसके बाद इसको इधर तोड़ देंगे और ये H प्लस टॉटमराइज कर जाएगा, H प्लस निकाला, नेगेटिव चार्ज आया, बॉन्ड ऊपर तोड़ा, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, फिर उसके बाद इसको उधर तोड़ा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर O माइनस को H प्लस दे दिया, डबल बॉन्ड से H प्लस ऊपर चल के एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो बताओ वैसे तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ कीटो ज्यादा स्टेबल होगी या इनॉल, क्योंकि ये जो इनॉल है बच्चों, ये इनॉल आपकी एरोमेटिक बेंजीन रिंग में कन्वर्ट होगी, इसलिए नॉर्मली कीटो ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, लेकिन अगर इनॉल में एरोमेटिसिटी आ जाए तो फिर इनॉल ज्यादा स्टेबल होगी। बोलो हाँ या ना? तो क्या ये मेजर बन जाएगा? बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे कि मान लो दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, OH भी जुड़ा हुआ है, NH2 भी जुड़ा हुआ है, तो अब यहां पर आपको pH देखनी पड़ेगी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड pH N2 प्लस, pH N2 प्लस, pH अगर 4 से 5 है या 9 से 10 है, तो बताओ कहां कहां पे रिएक्शन होगी? pH 4 से 5 है तो क्या होगा, pH 9 से 10 है तो क्या होगा? अच्छा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा बोलोगे आप? EAS पूछेगा भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, इंटरमीडिएट कौन है रिएक्शन का? सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बेनाइन? याद रखना भाई, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना, ये बहुत बारीक क्वेश्चन है, ये वही बच्चा कर सकता है जो मैकेनिज्म से प्यार करता है, जिसको हर ज्यादा से ज्यादा आंसर्स मैकेनिज्म्स वाले पसंद आते हैं, है ना। तो एटलीस्ट सारे मैकेनिज्म तो हम साल भर में इतना समय नहीं होता है कि पढ़ा पाए, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम सारे पढ़ेंगे, है ना, तो ये जरूर याद रखना। तो pH N2 प्लस बच्चों यहां पर अब क्या करेगा, सीधा मैं बोल सकता हूं अगर 4 से 5 pH है तो NH2 के लिए फेवरेबल है, और 9 से 10 है तो किसके लिए फेवरेबल है? OH के लिए। तो आप मुझे बताइए क्या यहां पर दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन को ब्लॉक किए हुए हैं? तो पैरा अगर ब्लॉक्ड है तो कहां पे अटैक होगा? ऑर्थो। किसकी ऑर्थो? NH2 की, क्योंकि ये pH इसके लिए फेवरेबल है। बोलो सही है क्या? और ये वाली pH 9 से 10 फिनॉल के, तो फिनॉल की ऑर्थो पे लगा दो। क्या इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको एग्जाम में? पक्का सॉल्व कर पाओ? कितने बच्चों ने पहले ही कर लिया था कि सर मैंने भी ये कर लिया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मतलब pH, हाँ समझ गए ना। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर एनिलीन में अगर हाई pH लेंगे तो क्या होगा? तो एनिलीन में फिर हाई pH नहीं ले सकते आप। एक्चुअली pH एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, हेंडरसन इक्वेशन, सुनिए क्या? फिजिकल केमिस्ट्री में हेंडरसन इक्वेशन, जिसमें pH इज इक्वल्स टू pK माइनस, नहीं, pK इज इक्वल्स टू pH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट, ऐसे कुछ थी ना। हाँ, सॉल्ट अपॉन एसिड वाली वो इक्वेशन पढ़ी ना आपने, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना। तो उस वो इक्वेशन क्या बताती है? अगर वो मैं उसका उसका शॉर्टकट याद दिला रहा हूं कि अगर pH pK से ज्यादा है तब तो मीडियम क्या होगा? बेसिक। कौन सा मीडियम होगा? बेसिक मीडियम। और अगर pH से ज्यादा pK है तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक। बोलो यार। तो एक्चुअली यहां जो फिनॉल होता है ना बच्चों, फिनॉल, इसका pK लगभग होता है कितना? 10 के आसपास। कितना होता है? 10 के आसपास। अब मैं ना बहुत ज्यादा pH नहीं रख सकता, तो 9-10 ही क्यों pH रखी, लॉजिक समझना। अगर pH बहुत ज्यादा, एट हाई pH, मतलब हाई pH यानी बहुत हाई pH कर दिया आपने, तो क्या होगा? तो होगा क्या? pH N2 प्लस के साथ कौन रिएक्शन कर जाएगा पता है? बेसिक हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? pH N डबल बॉन्ड NOH, और इसके ऊपर फिर से बेसिक मीडियम अटैक करेंगे
तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या बन जाएगा डाई एजोटेट आयन। इसको क्या बोलते हैं डाई एजोटेट सॉल्ट। इसलिए मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हुए तो आप ही मुझे बताइए, ये तो एरोमेटिक रिंग रिएक्शन कर रही है विच इज नॉट इजी। क्या आसान है क्या ये रिएक्शन? नहीं। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी इतनी आसानी से लॉस करेगी क्या? नहीं। तो इसीलिए बच्चों यहां पर क्या होता है कि अगर हाइड्रोक्सिल आयन हुए तो वो क्या करेगा, यहां से बॉन्ड इधर तोड़ देगा और सीधा इस पर OH जोड़ देगा और बाद में OH माइनस फिर से इसका H प्लस निकालेगा, तो यहां पर ये सॉल्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या है? डाई एजोटेट आयन। लिख लोगे क्या आप? ऊपर लिख दूं मैं, डाई एजोटेट सॉल्ट। तो अब डाइएजोटेट सॉल्ट ना बन जाए इसलिए पीएच बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। तो पीएच अगर बहुत ज्यादा नहीं ले सकते तो हम पीएच कितने रखते हैं? 9 से 10। अब 9 से 10 मतलब 10 के आसपास, और 9.5 के 10 के आसपास ही इसका पीके वैल्यू होता है। तो हल्का सा ही H प्लस मतलब OH माइनस बनते ही इससे रिएक्शन शुरू हो जाती है। यस और नॉट? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी तो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होंगे तो वो किससे रिएक्शन कर देंगे? डाइएजोनियम सॉल्ट से। और डाइएजोनियम सॉल्ट की बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्या बनाती है? डाई एजोटेट सॉल्ट। क्या बनाती है? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? डाइएजोनियम आयन की रिएक्शन किससे होनी चाहिए? बेंजीन रिंग से। किससे? ऑफ फिनॉल। समझ गए पॉइंट? अच्छा दूसरी बात, आरडीएस स्टेप कौन सा है इसका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन आरडीएस नहीं बाबू, अटैक ऑफ कार्बन आयन या रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। डाइएजोनियम आयन यहां किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? PHN2 प्लस इज आरडीएस। आरडीएस स्पेशली याद रखा करो और रिएक्शन की। अच्छा डाइएजोनियम आयन कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी एक्टिवेटिंग ग्रुप होने चाहिए या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने चाहिए? डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब बढ़ाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होंगे। यानी बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर -I -M -H वाले ग्रुप होंगे तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, तो इसकी रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब यहां पर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। तो रिएक्टिविटी, अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपके डीपीपी में आएंगे, कर लोगे ना? मैंने आपको हिंट दे दिया है, देखो मैं हिंट दूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि अगर यहां पर +M +I वाले ग्रुप होंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेंजीन को, जिससे इसका चार्ज घटेगा। चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी, तो फिर अट्रैक्शन भी घट जाएगा। इसलिए डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कपलिंग रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। बोलो बेटा सही है? चलें आगे, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अच्छा एक मिथाइल ऑरेंज बनाने वाली रिएक्शन भी ले लो। इसको बोलते हैं NN डाई मिथाइल एनिलीन। N, N डाई मिथाइल एनिलीन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। लेकिन यहां पर बच्चों मैंने लगा रखा है SO3 -Na प्लस। और ये SO3 ग्रुप क्या कर रहा है? -M लगा रहा है। यहां पर क्या लगा रहा है? -M, और -M के कारण इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये कंपाउंड लेते हैं हम लोग और जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो बताइए कहां रिएक्शन होगी? क्या पैरा पोजीशन पर हो जाएगी? एनिलीन के पैरा पर होगी नहीं होगी? तो NN डाई मिथाइल एनिलीन के पैरा पोजीशन पर क्या मैं N2PH जोड़ दूंगा ऐसे? बोलो यार। और ये बन जाएगा आप SO3Na एज इट इज। इसको बच्चों हम बोलते हैं कौन सा? डाई मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज डाई होती है भी है ना, तो मिथाइल ऑरेंज आपने सुना भी होगा, एसिड बेस इंडिकेटर में यूज होता है ये। बोलो। तो ये होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर फॉर एसिड बेस रिएक्शन और एसिड बेस टाइट्रेशन। पता है ना? एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको यूज करते नहीं करते आप? बिल्कुल। तो ये भी याद रखना, कपलिंग रिएक्शन से ही बनाई जाती है। कैसे रिएक्शन हुई बच्चों? सिंपल सी बात है, ये लोन पेयर के कारण क्या है? ओपी डायरेक्टर। तो पैरा पोजीशन वाली साइड से यहां पर ये इसके यहां पर अटैक करके ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। अब ध्यान रखना ये डायरेक्ट नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन वहां तो डायरेक्ट अटैक कर पा रहा था क्योंकि उसके पास H था,
अगर H नहीं है तो इस पर जो बॉन्ड लोन पेयर देगा तो H प्लस हटा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट पैरा पे ही अटैक करेगा, तो सीधी यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी एट पैरा पोजीशन, क्योंकि ये ओपी डायरेक्टर है। और इस बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है? जेई मेंस ने लास्ट ईयर ही 2023 सॉरी 23 में पूछा था कि इन दोनों की रिएक्शन करने से एक डाई बन रहा है जो कि इंडिकेटर है, बताइए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये ऑप्शन वाज द राइट आंसर। तो ये मेंस भी पूछ रहा है, ऐसे मत सोचना कि एडवांस ही टफ पूछता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मेंस भी पूछ लेता है। हालांकि ये टफ तो नहीं है, बस स्ट्रक्चर बड़ा है इसका थोड़ा सा। कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? ईएस। चले बच्चों आगे, तो यहां पर हमारी कपलिंग रिएक्शन पूरी तरह से समाप्त। कपलिंग रिएक्शन पूरी तरह से समाप्त। हाँ मेनली, वरना नेप्थोल, बीटा नेप्थोल और अल्फा नेप्थोल भी वही फिनॉल की तरह ही है, तो उसमें भी पीएच 9 से 10 ही रखेंगे, क्योंकि तो सेम ही हो जाएगा ना। जोर से बोलो। कहाँ पे? किसमें? हाँ, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं जिससे कि रिंग एक्टिवेट हो रही है। भाई एनिलीन में तो डायरेक्ट ही लोन पे रेजोनेंस करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखो ये लोन पेयर यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, फिर यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, फिर यहां, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव सीधा इस पर अटैक करेगा और ये यहां पर आके जुड़ जाएगा, फिर पैरा टोटोमेरिज्म होकर एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो जाएगी। तो इसमें हमें शुरू में एसिड बेस रिएक्शन करवाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये NH2 ऑलरेडी एक्टिवेटिंग था, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर कई बच्चे पूछते हैं फिर यहां पर NH2 की वाली साइड पे क्यों रिएक्शन नहीं करवाई, यहां अपने OH के अकॉर्डिंग क्यों कराई? तो बेसिक मीडियम में बताइए प्लस एम किसका ज्यादा होगा, O माइनस का या NH2 का? क्योंकि बेसिक मीडियम में तो ये तो OH H प्लस लूज कर देगा, तो ये O माइनस है। अब एनायन का ज्यादा प्लस एम होता है या न्यूट्रल का? बोलो। तो यहां तो ये तो न्यूट्रल है ना लोन पेयर के कारण, तो यहां एनायन के केस में फिनॉल की ऑर्थो पे रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रही है बात? और यहां पर किसकी रिएक्शन हो रही है? NH2 की, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा या OH का? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे और यहाँ चार्ज देखेंगे, चार्ज और न्यूट्रल में तो नेगेटिव का प्लस एम ज्यादा होता है, लेकिन न्यूट्रल न्यूट्रल में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्लस एम ज्यादा होता है। नाउ क्लियर? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। एक यार एक फाइल मेरे पास, 1 मिनट अगर मैं ढूंढ पाऊँ आपको। अपने लिए तो इतना ही बहुत है, मतलब कपलिंग तो 2 एग्जाम्पल कराते हैं, मैंने इतना भी करा दिया, होती तो है वहां पे भी, पर वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है ना, उतना सा बस मैंने बता दिया, वो भी एडिशनल है, वो कहीं दिया हुआ नहीं है। हाँ, NN कपलिंग वाला भी, बस आपको एग्जाम्पल समझा दिया। करवा तो सकते हैं, करवा सकते हैं, नहीं हमारे सिलेबस में बस फिनॉल और एनिलीन के ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार बीटा नेप्थोल और ये मिथाइल ऑरेंज, मैंने उतना ही बता दिया, है ना। एक सही रुक जाना यार। एक सही ना। यार इनको भिजवाना। कोई और नहीं है क्या? क्लास में भिजवा दो यार, क्लास फाइल
हाँ भाई, तो एक वो फाइल लगवानी है मुझे, आपको कुछ लर्न, तो कुछ लर्न करने वाले टॉपिक आपको देने, ठीक है ना। तो वो आपको घर से कॉपी करके लाने, मैं समझा पे यहाँ पे पूरा दूंगा, उसको अपन को घर से पढ़ के आनी है, उसके बाद फिर हम हेलो एल्केन स्टार्ट कर देते हैं ना। तो कितने पेजेस उसमें छोड़ेंगे अब मैं कैसे बताऊं यार, एक बार वो फाइल लगा दें पहले। हाँ वही वाला, प्रिपरेशन ऑफ एंजिन उसी में ही है। कैसे, मतलब कौन से, तो आपको परेशान क्यों हो रहे हो, मतलब क्या, आपको जितना मैंने पढ़ा दिया ना वो पढ़ना है, ठीक है ना। आपको जो मेरे नोट्स ले लो किसी से भी, या ये इसका एक्सेस मिल गया आपको उसके टी वाई क्यूज, हाँ बस उसके तो करो आप। आपको तो बस ना सा करने की बोल रहा हूँ ना मैं, आपको ये थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि आगे का कुछ पढ़ो, बस हाँ इसके अलावा मॉड्यूल पढ़ के उसकी थ्योरी अच्छे से सॉल्व करके उसके अंदर आप वो करके लाओ। क्या क्वेश्चंस, ये लगा दी इन्होंने फाइल। एक मिनट ना, तब तक आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, 2 मिनट लगेंगे बस लगाने वाले हैं, मिल गई उनको फाइल। और ये अगली क्लास में मुझे कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए ना यहाँ के बाद, है ना, ऐसा नहीं कि सर पढ़ लिया, नोट डाउन करना, क्योंकि नोट कर करके ही आप याद कर पाओगे, क्योंकि याद करने वाली चीजें तो जरूर एक बार लिख के नोट्स में बनाते हैं तभी याद होती है, ठीक है। तो एन एंड आई में इसके बाद हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, देखो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन से यहां पर आप या तो एक काम करो, अभी तो नोट नहीं कर पाओगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पर अपन को प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आपको घर से ये नोट सब करके लाना है, मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। वो ये कि जैसे बेंजीन की प्रिपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो जैसे साइक्लिक, अब थोड़ा साइलेंट रहना है यार, है ना। अक्षत बहुत बातें करते हो, आपका दिमाग गर्दन बहुत घूमती है इधर उधर, आपको बगल वाले से मतलब नहीं होना चाहिए टीचर जब बात कर रहा हो तो, ठीक है ना, मैंने पिछली बार भी बोला था। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की हम बात कर रहे हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि एसिटिलीन, देखो एक तो होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, कौन सा पॉलीमराइजेशन, लीनियर। जैसे मान लो आपने इथीन लिया, अब इथीन का n नंबर ऑफ इथीन का मैंने पॉलीमराइजेशन किया, क्या किया, पॉलीमराइजेशन। जो भी कैटलिस्ट, जो भी टेम्परेचर, जो भी पीएच, जो भी प्रेशर चाहिए वो मैंने ले लिया, तो इसके n मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़ गए, ठीक है। और ऐसे n नंबर मॉलिक्यूल जुड़ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर, क्या बोलेंगे, मोनोमर। और इससे क्या बन जाएगा, पॉलीमर, क्या नाम बन जाएगा, पॉलीमर। अब जैसे इथीन है तो क्या बन जाएगी, पॉलीथीन, इथीन से क्या बन जाएगी, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन आपने सुना होगा प्लास्टिक बैग्स, कैरी बैग्स, टॉयज वगैरह में बनाने में अलग अलग काम आती है ना। वैसे ही एसिटिलीन का हमने पॉलीमराइजेशन किया, इसको क्या बोलते हो आप, एसिटाइलीन। तो एसिटाइलेशन का इसका पॉलीमराइजेशन किया तो क्या होगा, इसके बॉन्ड आपस में टूट जाएंगे, और इसके बॉन्ड टूट के आपस में क्या बना देंगे, पॉलीएसिटाइलीन, क्या बना देगी, पॉलीएसिटाइलीन, बोलो हाँ या ना। तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे आपस में आमने सामने आ जाते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब इसको मैं मान लो कॉपी करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, लाइक 3 टाइम्स मैंने इसको पॉलीमराइज, ऐसे समझाने के लिए बता दिया कि ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, अब ये अगले वाले से और ये पिछले वाले से। अब देखो डबल बॉन्ड में टूटेगा तो सिंगल हो जाएगा, और ट्रिपल टूटेगा तो डबल हो जाएगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि इसका मोनोमर क्या है। तो इधर की साइड की वैलेंसी हटा दो और वापस से एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, साइड की वैलेंसी हटा दो, वापस डबल बॉन्ड बना दो, तो मोनोमर पहचान जाओगे। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीमर, क्या बनाते हैं, ये सब बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है। कौन सा पॉलीमराइजेशन, अब ऐसे ही साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े,
तो ये इससे जुड़ गया, ये उससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बना के इधर सिंगल बना लेगा, क्योंकि इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो यहाँ हो जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और ये कैसे होता है? रेड हॉट कॉपर ट्यूब से जब हम फ्लो करते हैं। कौन सी ट्यूब से? रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इतनी गर्म कर लेते हैं कि वो रेड हॉट हो जाती है ना, लाल हो जाती है। कॉपर की जगह सस्ता पड़ता है आयरन, तो इसलिए आयरन भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा चीपर पड़ता है, क्योंकि जब हम बल्क में कोई रिएजेंट बनाते हैं तो हमारा सारा ध्यान होता है कॉस्ट कटिंग पर, क्योंकि अगर आपने खर्चा ज्यादा कर दिया तो फिर पता लगे आपको ऑनर जो है कंपनी का निकाल दे, बोले भाई तूने मेरा बहुत नुकसान करा दिया, तेरे एक्सपेरिमेंट बहुत भारी पड़ रहे हैं मेरे को कॉस्ट। तो आपका ये भी ध्यान होता है कि कोई चीज कितनी सस्ती से सस्ती ही हमारा काम चल जाए, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एट लार्ज स्केल, राइट। तो यहां पर रेड हॉट कॉपर ट्यूब और आयरन ट्यूब में आयरन ट्यूब थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो उसमें हम फ्लो करते हैं, एसिटिलीन गैस अंदर जाके बेंजीन में कन्वर्ट होके बाहर निकलती है। बोलो सही है? तो इसको हमने क्या बोला? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन। बोलो सही है क्या? अच्छा, इसी तरह से बच्चों अब आप मुझे बताइए, प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ एक मिथाइल होगा, मिथाइल होगा, मिथाइल होगा, तो यहां पर ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैसिटाइलिन। क्या बन जाएगा? मैसिटाइलिन। क्या बन जाएगा? मैसिटाइलिन। ऐसे ही दो इथाइन है और एक मिथाइल है, तो क्या बन जाएगी? टॉलुइन। क्या बन जाएगा? टॉलुइन बन जाएगा। बोलो सही है क्या? ऐसे ही बच्चों अगर मान लो इथाइन और सल्फर अगर मिक्स है तो क्या बन जाएगा? पाई, ये आपका सल्फर है ना बीच में, ओहो। कोई बात नहीं, छोड़ो अपन इसको, ये याद रखना ये वाला गलती से भी यूज नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वो यूज करते ही नहीं पड़ जाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा? देखो ये बॉन्ड इधर टूटा, ये सल्फर से, और सल्फर का लोन पेयर इसके जुड़ गया और ये इससे जुड़ जाएगा, क्यों? सही ना भाई? इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और इसका लोन पेयर इसके प्लस से, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं? थायोफीन। ऐसे बच्चों यहां पर आपका क्या बन गया था? टॉलुइन। क्या बन गया था? टॉलुइन। और यहां से क्या बन गया था? मैसिटाइलिन। इसका नाम इंपॉर्टेंट है यार, है ना, मैसिटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? मैसिटाइलिन। ऐसे अगर मान लो नाइट्रोजन लोगे और इथाइन मॉलिक्यूल लोगे तो प्लस नाइट्रोजन, अमोनिया सॉरी, तो क्या बन जाएगा? इसमें बनेगा पाइरॉल। क्या बनेगा? पाइरॉल। बोलो सही है क्या? कोई समस्या तो नहीं है? ये सब एरोमेटिक कंपाउंड बन गए। कौन से कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो सही है? अच्छा, आपको एसिटाइलिन बनाते कैसे ये पता है क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ये पता है आपको? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, ये पता है? कैसे करेंगे बताओ कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस? जैसे CaC2 का हाइड्रोलिसिस बोला आपको, बताइए H2O का हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या बनेगा? C2H2। C2H2 को आप क्या बोलोगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन बन गया। इसको हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया। क्या किया? हाइड्रोलाइसिस। ट्रिक यह है कि जैसे इसको तोड़ोगे आप, तो जितने यहाँ पे प्लस है उतने यहाँ पर H प्लस दे दो, और जितने यहाँ माइनस है उतने यहाँ OH माइनस दे दो, यानी कितने मॉलिक्यूल देंगे? दो, क्योंकि दो H प्लस तो यहाँ आ जाएंगे। उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ तो प्लस को तो OH माइनस और माइनस को H प्लस, तो दो H माइनस तो यहाँ ले लिया, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या बन जाएगा? C2H2। तो कितने H2O के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे? दो। करो ऐसे ही बाकियों को रफ कॉपी में फटाफट। Al4C3, Src2, Mg2C3। जल्दी बताओ क्या क्या बनाओगे, क्योंकि अक्सर वो एसिटिलीन को भी प्रिपेयर करवाता है आपसे ना। ऐसे एक और है BeC2, Be2C।
बोलो भाई, इससे क्या बनेगा? यहाँ कितने प्लस होंगे? एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ठीक है, तो 4 एल्यूमिनियम पे कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा ना, +12, और इस पे कितना हो जाएगा? -12। तो इतना इसको तोड़ दो, तो यहाँ पर कितने OH माइनस, इधर 4, तो 4 12 मतलब इसको एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देगा? AlOH होल थ्राइस। बोलो, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 4। बोलो यार, यहाँ बन जाएगा 4, और साथ में बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? C3H12। अब बताओ C3H12 नाम का तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि CnH2n+2, इससे ज्यादा थोड़ी हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो इसको तोड़ लो। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 मोल ऑफ मीथेन, 3 मोल ऑफ मीथेन। तो उसको अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है जो अनरियलिस्टिक है तो उसको तोड़ लो, ठीक है। ऐसे मुझे बताओ SrC2, तो यहां पर कितना प्लस आ जाएगा? बोलो, SrOH होल ट्वाइस। बोलो साथ में क्या बन जाएगा? C2H2। ऐसे बताओ Mg2 पे कितना आ जाएगा? यहाँ +4। बोलो यार, तो यहाँ पर +4 और यहाँ -4, तो इतने ही OH इधर उतने ही H इधर, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस, और साथ में 3C3H4। अब C3H4 बताओ क्या बनेगी? प्रोपाइन। क्या बनेगी? प्रोपाइन। बना लोगे पक्का? ऐसे इसमें B2C में बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा +4 और यहाँ जाएगा -4, तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस BeOH होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में क्या आ जाएगा? CH4। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन कार्बाइड्स, इन सबको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड्स, एल्यूमिनियम कार्बाइड्स, मैग्नीशियम कार्बाइड्स, यस और नॉट? तो इसका हाइड्रोलिसिस करके हम एल्काइन एल्केन वगैरह बना सकते हैं। बोलो सही है? तो वापस से बैक टू द टॉपिक आते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो ये सब बना लेंगे अपन, इससे बेंजीन बना ली। आगे का पोर्शन है बच्चों क्या? फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या हमने डाइएजोनियम सॉल्ट पर जब HNO2 डाला था एनिलीन पर, तो क्या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्लोराइड बना था, और उसके अंदर याद करो हमने H3PO2 डाला था, तो क्या बनता था यहाँ पर? H3PO3। और अगर ETOH डाला था तो क्या बनता था? एसिटल्डिहाइड। क्या बनता था? एसिटल्डिहाइड। बोलो मेरे भाई, ये बन गया आपका। इसके अलावा बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हो आप। बोलो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? डी कार्बोक्सिलेशन हमने कहा था सोडा लाइम से करते हैं, जिससे CO2 अलग होकर Na2CO3 और बेंजीन बनती है। बोलो, आता है? पहले कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। ऐसे ही बताइए डीसल्फोनेशन इप्सो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बताया गया है। इसी तरह से रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल बच्चों बता दिया है कि मैंने? नहीं बताया होगा। देखो, फिनॉल में जब जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक इसमें डालते हैं डस्ट फॉर्म में, डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में, तो इस पे जब जिंक डालते हैं फिनॉल में, तो फिनॉल इसका ऑक्सीजन जिंक लेकर जिंक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? तो इससे भी क्या बेंजीन प्रिपेयर हो गई। दूसरा तरीका है, मतलब उल्टा तरीका है, कि बेंजीन से अगर फिनॉल बनाना है तो फेंटॉन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं FeSO4 + H2O2। दोबारा बोलो, FeSO4 + H2O2, या Fe इसमें +2 है या +3 है? +2। तो ये +2 इसको ऑक्सीडाइज करके, सॉरी बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो जिंक डस्ट, और बेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो, याद रहेगा कितने मेथड हो गए? 5। छठा क्या? जिंक। याद करो, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने। जिंक क्या करता है? हैलाइड्स का Cl खींच लेता है, हेलोजन, तो ZnCl2 अलग हो जाएगा और रेडिकल्स बन जाएंगे। और आपको पता है रेडिकल जब बनेंगे तो क्या रेडिकल रेडिकल से डाइमराइज होकर यहाँ क्या बना लेगा? बोलो, पाई बॉन्ड। बोलो सही है? तो यहाँ रेडिकल रेडिकल डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और 3 ZnCl2 अलग हो जाएंगे। वुड्स रिएक्शन भी करवा सकते हो आप। याद करो, वुड्स में भी सेम यही होता था, लेकिन उसमें सोडियम यूज करते थे। बोलो हाँ या ना? इसी तरह से बच्चों एक और बड़ी फेमस रिएक्शन है डील्स-एल्डर रिएक्शन। हालांकि ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, बट मेंस में ये इस तरह से यूज कर सकता है बनाने के, नाम भले ही ना पूछे। डील्स-एल्डर रिएक्शन बोलते किसको है? डाईइन और डाईइनोफाइल की रिएक्शन। डाईइन क्या होती है? डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होना चाहिए। दोबारा बोलो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस में होना चाहिए। ये किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एक एल्कीन किसकी तरह बिहेव करेगी? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। वैसे तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होती है, वैसे तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होती है, लेकिन डाईइन के सामने ये किसकी तरह बिहेव करती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड इधर टूटता जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटता जाएगा। आप उल्टा भी तोड़ सकते हो, मैंने इधर तोड़ा है, तो यहाँ नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा।
अब पॉजिटिव कब आएगा? जब ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग, दिस डबल बॉन्ड इज ब्रेकिंग, हियर डबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग, हियर डबल बॉन्ड इज ब्रेकिंग, हियर सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है हाई टेम्परेचर पर, 500 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर लेते हैं हम लोग। तो उस पर यहां पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कितनी? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 MCTS की फुल फॉर्म 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चों यहां पर बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर इधर बन जाए। बोलो सही है? तो ये क्या बन जाएगी? साइक्लोहेक्सीन। अभी याद रखना बेंजीन नहीं बनी है, डील्स एल्डर का प्रोडक्ट क्या है? बेंजीन नहीं है, क्या है? साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन पर सेलेनियम हीट या पैलेडियम हीट भी लेंगे तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रोजनेशन करके H2 निकाल देगा और बीच में क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। तो याद रखना डील्स एल्डर से जो साइक्लोहेक्सीन बनी उस पर सेलेनियम हीट डालना पड़ेगा या पैलेडियम हीट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और फेमस मेथड है, वो है एल्यूमिना के ऊपर क्रोमियम, वेनेडियम या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स डालना। ये क्या करते हैं बच्चों? एन्यूलेशन करते हैं। क्या करते हैं? एन्यूलेशन। एन्यूलेशन मतलब आपको पता है एन्यूलिन किसको बोलते हैं? एन्यूलिन किसको बोलते हैं? भूल गए भी से एन्यूलिन? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड, जैसे 6 एन्यूलिन, 8 एन्यूलिन, 10 एन्यूलिन, है ना? तो ये रिंग फॉर्मेशन करते हैं। आप कैसे करते हैं समझना। क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमिना की सरफेस पर लिया जाता है। एल्यूमिना ऐसे कांच की प्लेट पर या किसी सरफेस पर लिया, उस पर क्रोमियम ऑक्साइड डाल दिया। क्रोमियम ऑक्साइड है कौन यहाँ पर? Cr2O3। कौन सा O3? इसकी जगह वेनेडियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? और क्या ले सकते हैं? MO2O5, MO2O3। तो क्या क्या ले सकते हैं दोबारा बोलो? ये तीनों नहीं लेने, तीनों में से कोई भी एक। एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। दोबारा बोलो। तो बच्चों जो एल्केन चेन होती है ये आपकी रिंग फॉर्मेशन कर लेती है। मतलब पहले तो इसके HH निकलेंगे तो रिंग बनेगी, और रिंग बनने के बाद यहां पर HH निकलते जाएंगे, HH निकलते जाएंगे। टोटल कितने H2 निकल जाएंगे? 4। कितने निकल जाएंगे? 4 H2। और 4 H2 को एक खींच लेगा और पाई बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा? बेंजीन। तो तुम्हें मुझे बताओ अगर हेप्टेन होगा तो क्या बनेगी? 6 कार्बन का तो क्या बन जाएगा? टॉलुइन। बोलो हाँ या ना? और एक की साइड चेन बन जाएगी क्या? सही है। ऐसे बताओ 8 कार्बन है तो ऑक्टेन ऊपर लिख देता हूं। बताओ। हाँ जी, देखो अब 8 कार्बन है तो 6 में से तो अपन ने क्या किया? साइड चेन लगा दी, तो 2 की बच गई तो इथाइल बेंजीन। क्या इसके अलावा बच्चों मिथाइल बेंजीन भी बन जाएगी? आप मिथाइल कितने होंगे? 2। इसको बोलते हैं जाइलीन। क्या बोलते हैं? तो आप भी मुझे बताइए इथाइल बेंजीन मेजर होगी या जाइलीन? जाइलीन में अल्फा एच कितने? 6, और इथाइल बेंजीन में 2। तो मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी। बोलो आया ना? तो यहां पर हम बोलेंगे। और जाइलिन भी आपको पता है हाई टेम्परेचर पर रीअरेंज कर जाती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल जाइलिन कौन सी होती है? मेटाजाइलिन। कौन सी जाइलिन? मेटाजाइलिन। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? आगे चलें। चलो इसके बाद बच्चों आगे मूव करते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ, कितने एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर? 9। ठीक है, बहुत इतने। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब देखो वैसे तो फिनॉल हमारी अलग से हम पढ़ेंगे, फिनॉल अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में, लेकिन क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड एक जगह अगर निपट जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? क्योंकि और बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा अब हमारा। तो छोटे मोटे टॉपिक्स भी ये देख लेना, अभी इनको बस लर्न कर लेना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखो तुम ड्रॉपर के बच्चे हो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। तुम 12th में नहीं हो तो तुम्हें बहुत कुछ चीजें पहले से आती, तो जो चीजें सिंप्लीफाइड होती ना वो पढ़ लिया करो आगे से आगे, है ना? लेकिन मैंने दूं तब या फिर टाइम मिले तो, ऐसा नहीं मेरा जो पढ़ा रहा हूं वो अलग चल रहा है और तुम घर पे कुछ और ही पढ़ रहे हो, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बट जो मैं पढ़ा चुका हूं आपने वो पढ़ लिया, अब आपने को लग रहा है यार ये मुझे आता है तो मैं खुद से भी पढ़ सकता हूं, है ना? तो पढ़ सकते हो आप, इंटेलिजेंट बच्चों की तरह बिहेव करो। एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डज नॉट वेट, है ना? बट जो टीचर दे उसके बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने दे दिया कुछ और आ रहा आप उसको छोड़ के अपनी मनमानी कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, है ना? पहले वो मैं जो दे रहा हूं वो निपटा लो, उसके आगे फिर अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे मैं इसको पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूं कि फिनॉल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड तो H2CO3 होता है। फिनॉल को क्या बोलते हैं? तो कार्बोलिक एसिड बनाने का सबसे फेमस प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों? इसका टेम्परेचर और प्रेशर जेईई मेंस पूछ चुका है।
मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी आपको याद रखना है इसका टेम्परेचर प्रेशर पूछा जा चुका है जेई मेंस ने, कितना टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे रिएक्शन करवानी है? NaOH से। तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? क्योंकि Na+ बच्चों Cl- को रिप्लेस कर भी देगा तो फिनॉल का एसिडिक H तो बेसिक मीडियम में निकल जाएगा, है ना। और फिर उस पर हमें अलग से HCl डालना पड़ेगा एसिडिफिकेशन करवाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन। क्योंकि एनायन को H+ देना है तो H+ देने के लिए एसिडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो डाउस प्रोसेस में इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर लेते हैं। अगर केल्विन में पूछूंगा तो क्या करोगे? 273 ऐड कर देना, है ना। एनसीईआरटी में केल्विन में लिखा हुआ है, मैंने डिग्री सेल्सियस में लिखा है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हो। पहले तो बताओ बेंजीन सल्फोनिक एसिड किससे बनाते हैं? ओलियम से, सल्फोनेशन के थ्रू। अब सल्फोनेशन करने के बाद इसको फिनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं? NaOH से रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये कंडीशन बच्चों मोल्टन KOH या मोल्टन NaOH के फॉर्म में होती है। मोल्टन फॉर्म समझते हो? सेमी सॉलिड, मतलब इतना टेम्परेचर दे दिया कि वो मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा? इधर से SO3H हटाकर फिनॉल बनाता है। दोनों ही मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म होते हैं। कौन सा मैकेनिज्म? बेंजाइन मैकेनिज्म। SN2AR नहीं है, SNEA। SN2AR डिफरेंट है, ये SNEA मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये गलत है, जितना भी मैं बता रहा हूं उतना याद रखना, बाकी आगे आएगा जब मैं हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा ना, वहां पे सब पढ़ाऊंगा ये चीजें। तो अभी मैं चीजें लर्न करने के लिए दे रहा हूं ताकि आपकी एरोमेटिक केमिस्ट्री पहले ही से रेडी हो जाए। क्योंकि होगा क्या ना, अपने डीपीपी में क्वेश्चन जब मिक्स आएंगे, मॉड्यूल में मिक्स आएंगे तो आप इरिटेट नहीं होंगे, है ना। तो पहले से आपको याद कर देंगे, हम तो सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, मैकेनिज्म की सीक्वेंस। ऐसे बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट से भी क्या फिनॉल बना सकते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे थे? एनिलीन पर NaNO2 प्लस HCl और फिर उससे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उस पर H2O डालते थे तो फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, बोलो बन गई फिनॉल, पक्का। ऐसे ही बच्चों क्यूमीन से बड़ा फेमस मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। वर्ल्ड वाइड जितनी भी फिनॉल बनाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर यहीं से बनती है। क्योंकि अगेन पैसा, पैसा कम से कम लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। भाई कम सस्ते में तो बनाओ और महंगे में बेचो, यही तो होता है बिजनेस का पर्पस। महंगा मतलब जब आपके पास 2 पैसा कब बचेगा? जब आप उसको मान लो 100 रुपीज में बना रहे हो और 120 रुपीज या 125 रुपीज में बेच रहे हो, तभी तो आपको 20, 25, 30%, 40% जो भी कॉस्ट आप निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है। वो अगर मान लो बेच देगा 110 में तो आप थोड़ी बोलोगे मैं तो 125 में बेचूंगा, भाई लेना हो तो लो। कोई बोलेगा नहीं ले रहे, जाओ बैठे रहो, आप अपने फिनॉल को रख के बैठे रहो, अरे कोई ले लो। बोले 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, सस्ता करो अब, यस और नॉट। तो इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स, है ना। यहाँ कॉमर्स काम करती है कि आपका प्राइस जो होता है ना वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वो तो ठीक है, बट यहाँ पर ये काफी सस्ता पड़ता है। भगवान ने एयर फ्री में दी है, सनलाइट भी भगवान ने फ्री में दी है, पानी आपने नदी का पानी उठाया या कुएं का पानी उठाया डाल दिया इस पे। तो क्या क्या डालते हैं हम क्यूमीन पर? क्यूमीन होती क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होती है? इसमें हमें क्या डालना है? एयर। एयर के अंदर कौन रिएक्शन करेगा? O2, और O2 के साथ सनलाइट, बोलो सही है। और साथ में क्या डालेंगे? एसिडिक वाटर। इसके बाद ये 1 2 1 2, है ना। तो ये बनेगा ऊपर वाला पार्ट, तो बच्चों क्या बन जाएगा? एसीटोन। ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा? एसीटोन। और नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा? ऊपर वाला क्या? एसीटोन। तो ये बना देगा एसीटोन और नीचे वाला पार्ट फिनॉल। सीधा रट लो, मैकेनिज्म तो याद होना ही चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, तो बोलो याद हो जाएगी क्या अच्छे से? अब बच्चों क्यूमीन से रिएक्शन होती कैसे, इसका मैकेनिज्म मैं यही बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आगे बताने की जरूरत मान लो मुझे टाइम ना मिले तो आपको पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म किसी और से कोई खास रिलेशन है नहीं। तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस में जो एनर्जी होती है H वो O2 के बॉन्ड को तोड़ देती है रेडिकल्स में, और ऑन दी अदर एंड इधर भी रेडिकल्स टूट जाते हैं। तो आप मुझे बताइए रेडिकल इससे और ये रेडिकल इससे जुड़ जाएगा और यहां पर क्या बना देगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, बोलो हाँ है ना। अब सवाल है कि यहीं पर क्यों टूटा, तो आप ही मुझे बताइए क्या यहाँ का रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? इसलिए मैंने 3 डिग्री पर ही क्यों बनाया, 1 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया, समझ में आ गया। तो पहले क्या मिला मुझे? रॉ मटेरियल जो क्यूमीन था वो कन्वर्ट हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। मतलब क्यूमीन को मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में खुला छोड़ दिया, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दी। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस शुरू होता है। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? जैसे मैं एसिडिक वाटर डालता हूं तो H+ यहाँ पे अटैक करता है। H+ यहीं पे अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इसका H2O निकाला जा सकता है, बोलो यस और नॉट। तो जैसे H2O न्यूट्रल होकर निकलेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन पर क्या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है?
कभी भी बॉन्ड तोड़ के आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ला रहे हो, इसका मतलब आप ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हो ना, उसके पास 8 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। देखो इसमें तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं हुआ क्योंकि लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में। लेकिन ये जो बॉन्ड तोड़ा, इससे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण ऑक्सीजन बिल्कुल पगला जाती है, वो पगला जाती है मतलब अनस्टेबल हो गई ना बहुत ज्यादा, तो वो क्या करती है, फिनाइल माइनस को खींच लेती है। तो इसमें क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया। क्या हो गया, माइग्रेशन। और माइग्रेशन किसका होगा, ऑफ पीएच माइनस का। बोलो यस और नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर प्लस एम ग्रुप लगाऊंगा मैं पैरा पर, या प्लस आई माइनस एम लगाऊंगा, कौन सा ग्रुप लगाऊंगा कि फिनाइल का माइग्रेशन बढ़ जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, एनायन कब जाके जल्दी ट्रांसफर होगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जब बॉन्ड उधर टूटा था। तो वो कौन से फिनाइल को जल्दी खींचेगा, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा या कम इलेक्ट्रॉन रिच। भाई आप खुद ही सोचो ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपन, तो अगर मैं यहाँ पर OCH3 लगाऊंगा तो इसका माइग्रेशन इसके कंपेरेटिव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर NO2 लगाऊंगा तो क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस है में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कौन सा फिनाइल जल्दी माइग्रेट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा या कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो याद रखना, माइग्रेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। दोबारा बोलो, माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। तो ये अलग अलग बेंजीन अगर यहां लगा दी जाए तो कौन सी बेंजीन इनको शिफ्ट करोगे, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसलिए बोल रहा हूँ डीपीपी में क्वेश्चन डाले हुए मैंने, एयर की डीपीपी में, तो करोगे तो फिर बाद में आगे और सर ये कैसे करना है, क्वेश्चन वहीं पे अटकाता हूँ जहां पे समझाता हूँ, ताकि जो समझाऊं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस तुरंत डीपीपी की हो जाए। बोलो समझ रहे हो। अब पीएच माइनस इधर ट्रांसफर हो गया, H2O निकल गया, तो क्या यहाँ कार्बोकेटायन बन गया। और वैसे भी ये कार्बोकेटायन बच्चों अच्छा खासा स्टेबल है, ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, कार्बन पर तो होता है रिलेटिवली, और प्लस एम से और स्टेबल है ये। और फिनाइल उधर आ चुका है ऑक्सीजन पर। अब H2O इसको तुरंत लोन पेयर देकर H2O का OH बना लेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं। अब हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस भी लंबा है, तो इसको शॉर्टकट में अपन तोड़ देते हैं। बस आप इतना से याद रखना, इसके इस तरफ लगा दो H और इस तरफ क्या लगा दो, OH। तो एक कार्बन पर कितने OH आ जाएंगे, 2। क्या आपने सुना है एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं और H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड हो, है ना। ट्रिक है ना, इसका भी मैकेनिज्म होता है, पर वो आगे आएगा अपने आप, तो तब पढ़ लेंगे। तो हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो एक कार्बन पर जब भी 2 OH आएंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जैम डाइऑल अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड बना लेता है ये H2O निकाल के, मतलब ये इंटरनल अटैक करके लिविंग ग्रुप को तोड़ के निकाल देता है इधर से। तो निकालेगा तो बीच में स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड बन जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। तो यहां तो आ जाएगा फिनॉल और यहाँ क्या आ जाएगा, एसीटोन। बोलो बेटा सही है। चलें आगे। तो क्या फिनॉल का ये, क्यूमीन का ये इंडस्ट्रियल मेथड समझ में आ गया। सबसे ज्यादा फिनॉल किस मेथड से बनाई जाती है, क्यूमीन के सनलाइट एयर की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करके। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये पॉइंट। तो इस पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेथड है फिनॉल का जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है बल्क में बनाने के लिए। तो इन सब में के कंपैरेटिव ये वाला मेथड। दोबारा बोलो। एक्चुअली दोनों ही चीपर है, दोनों ही। देखो क्यूमीन की प्राइस बहुत मार्केट कॉस्ट कम होती है और मार्केट कॉस्ट रिलेटिवली एसीटोन और फिनॉल दोनों की एक्सपेंसिव होती है। तो चीपर रिएक्टेंट से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रॉफिटेबल होगा ना वो, ठीक है। क्या यार N2 कहां से बेटा रिएक्शन कर जाएगी, बट तुम कमाल करते हो। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, हमें पता है बिजली जब कड़कती है तब 1400-1500 डिग्री इतना हाई टेम्परेचर होता है, तब जाके N2 ऑक्साइड बनाती है, वरना नाइट्रोजन इनर्ट रिएक्शन की तरह, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। ये तो अपन ने 9th-10th में पढ़ा होता है यार। अपन बोलते हैं नाइट्रोजन नॉर्मली रिएक्शन नहीं करती, समझ गए बात। चले आगे, बोल दो यार, नोट कर लोगे सब। अच्छा फेंटोन्स एजेंट से भी बना सकते हैं, अभी भी पढ़ा था अपन ने। FeSO4 या Fe+2 विद H2O2 डालेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। उल्टा लेना हो तो, उल्टा लेना हो तो देखो फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से फिनॉल। अब ये एनिलीन का आप घर पे पढ़ना है ना, एनिलीन अभी आगे आ जाएगा तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसी। बट ये सारा पढ़ना है, याद कर लोगे कि क्या याद करना है बच्चों। अब ये दो इतना तो बता ही देता हूं। NO2 नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से Sn+HCl, दोबारा बोलो, Fe+HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड और H2 निकल और H2PD विद इथेनॉल, H2PD विद इथेनॉल।
ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से उठाया मैंने, ठीक है। अब ध्यान रखना इन सब में सबसे सस्ता क्या रहता है, FeHCl, क्योंकि FeHCl क्या बनाता है, पहले FeCl2, तो यहाँ पर वो जब रिएक्शन करके रिडक्शन करता है तो FeCl2 का हाइड्रोलिसिस भी होने लग जाता है, जिससे HCl फिर निकल जाता है। तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ HCl में ये काम हो जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे बढ़िया क्या रहता है, FeHCl। कौन बढ़िया रहता है, वैसे आंसर सब में सेम आएंगे, इज दैट क्लियर, रिएजेंट याद हो जाएंगे। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, अमोनियम सल्फाइड या NH3H2S या सोडियम सल्फाइड, इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो दोनों NO2 रिड्यूस नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, जेई एडवांस ने 2 बार पूछ लिया है, 2024 में भी जेई एडवांस ने यही पूछा था। तो याद रखना, अगर दोनों NO2 को रिड्यूस करना है तब तो ऊपर वाले, क्योंकि ये तो दोनों को कर देगा, जितने होंगे उतने को कर देगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को करना है, इसको करो या उसको करो, याद रहेगा। तो यहां देखो NO2 रिड्यूस होके क्या बनाया, NO2 रिड्यूस होके क्या बनाया, NH2, बोलो सही है क्या। तो NO2 रिड्यूस होके NH2 बना लिया, और इधर NO2 ही रहा। बोलो यार, समझ में आया क्या। अच्छा, ये किसके लिए हम रिएजेंट क्या क्या यूज कर रहे हैं, नाम बोलो, NH4 होल ट्वाइस S और NH4SH और NH3H2S और Na2S, ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन, मतलब दोनों में से किसी एक को कर रहे हैं। दोनों को करना है तो फिर ऊपर वाले लेना है, बोलो समझ गए। फिर बच्चों ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, सीधी रिएक्शन याद कर लेना, अभी आगे आएगी, पूरी डिटेल में आएगी आगे आके। लेकिन सोचो अगर मैं पहले ही याद करके बैठा रहूंगा तो 4 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, तो अब तब मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आखिरी टॉपिक होता है ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल से पहले। अब सोचो तब कोई रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, फिर याद करूंगा, समझना तो चलो आसान है रिलेटिवली क्लास में बैठे, लेकिन याद करना बाद में बहुत टाइम लगता है। तो जो चीजें अभी से याद करने लग जाओगे तो फायदा है। तो अभी रिएक्शन से याद कर सकते हो क्या, तो लिखना पहले और फिर पढ़ना, नोट्स में होना चाहिए। अगली क्लास में बोलो सभी बच्चे ये पूरा लिख के लाएंगे। अब ये पेज भी काउंट कर लेना। अगली रिएक्शन कौन सी है, श्मिट रिएक्शन, डी साइलेंट है, श्मिट रिएक्शन। पहले तो बताओ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या है, अमाइड की रिएक्शन NaOH प्लस Br2 या NaOBr से करवाई, टेम्परेचर भी लेते हैं हाई, तो क्या बन जाता है NH2, यानी अमाइड किस में बनता है, NH2 में, तो एनिलीन बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन कौन सी, श्मिट रिएक्शन, बेंजोइक एसिड पर क्या डालते हैं हम, N3H, ये अमोनिया नहीं है, हाइड्रोजोइक एसिड, कौन सा एसिड, और साथ में क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों ये हीट करने के बाद क्या देता है, NH2 प्लस CO2 प्लस N2। इज दैट क्लियर और नॉट। अब एक ये घर पर आप क्वेश्चन करके लाना कि बताइए पैरानाइट्रोटोलुइन को ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन है ना, तो आप घर से करके लाना। ऐसे बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, पहले बेंजो एसिड हैलाइड से बनता है सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में, क्या, ये वाला मॉलिक्यूल, जिससे हीट करने से आइसोसाइनेट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड नहीं, आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट पे अगर पानी डालोगे तो एनिलीन मिलेगा, अल्कोहल डालोगे तो यूरिथेन मिलेगा, और अगर अमाइन डालोगे तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिलेगी। तीनों ही, ये पूरी रिएक्शन ही क्या कहलाती है, कर्टियस। जेई मेंस पूछ चुका है, जेई मेंस पूछ चुका है, बोलो सही है, याद हो जाएगा क्या। अभी सिर्फ याद करना कि ये लूंगा तो ये होगा। मैकेनिज्म अगर खुद से कर सको ट्राई तो कर लेना, मैं बता भी दूंगा डाउट में, लेकिन अभी मैकेनिज्म इज नॉट दी टॉपिक। मैकेनिज्म तो जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसी, बोलो कर लोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एनिलीन की, फिनॉल की, ये सब प्रिपरेशन आपको याद हो जाए, है ना, तो एरोमेटिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ऐसे बच्चों इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लोजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, लोजन। ऐसे ही अगली रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन, बोलो कर लोगे घर से तैयार इसको, जैसे रोजनमुंड तो मैंने पढ़ाई दिया है ना। ऐसे कई सारी रिएक्शन है, आप घर से पढ़ना, इटार्ड क्या होती है, स्टीफन क्या होती है, गेटरमैन क्या होती है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होता है, बोलो कर लोगे। इसके अलावा डाइक्लोरिनेशन करके भी आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, इसके अलावा ओजोनोलाइसिस करके भी बना सकते हो। डाइबल एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H माइनस डोनर, कौन सा डोनर, याद रखना, कहीं भी अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए, NaBH4 आ जाए, अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा इसको, जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों डाइबल एच, ये चारों आप डाइबल एच, ये चारों के चारों, तीनों के तीनों, सॉरी नहीं, सुन लो पहले, ये सब आपको H माइनस निकाल के देंगे। क्या निकाल के देंगे, अब H माइनस का क्या करना है वो आप रिएक्शन में यूज कर लिया करना। बस अंतर ये कि ये एक H माइनस देगा और ये कितने H देंगे, 4 बार, है ना, तो सबका अपना अपना रोल है, रिएक्टिविटी वगैरह वो सब आएगी। तो ये क्या करता है, Cl माइनस को तोड़ के
H माइनस खुद इस पर जोड़ देता है, तो इस रिएक्शन से क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है, ये बेंजोइक एसिड को भी बेंजल्डिहाइड में, एस्टर को भी बेंजल्डिहाइड में, और साइनाइड को भी मतलब ये चारों कंपाउंड को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजल्डिहाइड में। बोलो सही है। इसके अलावा आपने सुना होगा पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या सुना होगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो मैं अभी बिल्कुल हड़बड़ी में बोल रहा हूं ना, वो उसकी केवल याद करने के पर्पज से बोल रहा हूं। अभी ये डिटेल में सब आगे आने वाले हैं, लेकिन आपको नोट करके याद करना है भाई। बोलो कर लोगे, मतलब आप ये तो बोल सकते हो सर समझ नहीं आया, लेकिन आप ये जरूर बोलना चाहिए समझ में आया लेकिन याद कर लिया था सर मैंने। स्टूडेंट मतलब जो बच्चे टॉपर होते हैं ना बच्चों, वो केवल दिमागदार नहीं होते हैं। हमेशा मैंने एक बहुत कॉमन बात देखी है टॉपर में, आप किसी भी टॉपर बच्चे से बात भी कर लेना, सबसे पहले उसमें एक खास बात होती है, दे स्ट्रिक्टली फॉलो टीचर। देखो डाउट ऑब्वियस बात है कि आप इंटेलिजेंट तो होने ही चाहिए, टॉपर बिना उसके तो इंटेलिजेंट बन नहीं सकता, लेकिन आप ओबीडियंट भी होने चाहिए। आपका आज्ञाकारी व्यवहार, कि आप जो बोला जा रहा है उसको जरूर मान रहे हो। अगर आप उसमें बार बार डाउट क्रिएट कर रहे हो, मन में अपनी मनमानी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यू विल लूज द गेम। है ना, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। मैंने बोला इतना याद हो जाना चाहिए, तो आप ट्राई कर लो। आप बोलो सर सारे याद नहीं हो पाए, लेकिन 10 में से 5-6 तो याद ही कर लिए मैंने, मतलब ये तो कर ही सकते हो ना आप ऐसे, तो मैक्सिमम ट्राई करो जितना हो जाए। ठीक है, बोलो यार। और आप 12th पास हो तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से याद भी होंगी। बोलो हाँ या ना। ऐसे बच्चों पीसीसी क्या करता है, यहां से एच निकालकर एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। अब इसके अलावा बच्चों कुछ और रिएक्शन है जो सीधी याद रखनी, जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक एस्टर, फिनाइल वाले एस्टर को रीअरेंज करने के काम आता है किसमें, फिनॉल, कीटोफिनॉल में, है ना, तो हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ऑर्थो पैरा दो प्रोडक्ट बनते हैं। इट्स अगर टेम्परेचर 370 से ऊपर होगा तो ये मेजर बनेगा, 370 से रूम टेम्परेचर के बीच में होगा, मतलब नीचे होगा, तो क्या बनेगा, पैरा। अब ऑर्थो मेजर क्यों बन रहा है हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो सही है, बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, क्लेजन रीअरेंजमेंट भी उसी टाइप का है। क्लेजन रीअरेंजमेंट में ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, फिनाइल एलाइल ईथर क्या लेते हैं, तो इसका ये देखो, इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसके ऑर्थो और पैरा पर चला जाता है, चला गया। और पैरा और ऑर्थो का एच जो है, यहां का और यहां का एच, ये कहां चला जाएगा, इस जगह पर। बोलो हाँ है ना, तो एच वहां जाएगा तो OH, और RCO ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे आएगा। ऑर्थो पैरा पे क्यों है, क्योंकि लोन पेयर ओपी डायरेक्टर है, लोन पेयर ओपी डायरेक्टर है। अच्छा, सेम यही चीज बच्चों हम यहां पे करेंगे। यहां पर हम बिल्कुल वही ऑर्थो पैरा पर उठा के इसको यहां लेकर जाएंगे, और यहां पर याद रखिएगा ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, लेकिन अगर ऑर्थो ब्लॉक्ड है, सब्स्टिट्यूटेड, तो फिर पैरा बनेगा। इज दैट क्लियर। अब जब इनके मैकेनिज्म आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो ऑर्थो ब्लॉक्ड है, अब ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो फिर पैरा पे चला गया। लेकिन एक खास बात मैंने आपके दिमाग में क्लू छोड़ दिया होगा कि सर यहां तो C14 जुड़ रहा है बेंजीन से। बोलो जुड़ रहा है, यहां सर C14 नहीं जुड़ रहा, यहां C12 ही जुड़ रहा है, 14 वापस नीचे चला गया। ऐसा क्यों, ये आपके लिए क्लू है, आप सोचना इसको दिमाग में, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बोलो सही है, अभी इतना समझना है आपको, हो जाएगा। चलें आगे बच्चों, इसके बाद एक बड़ा फेमस टेस्ट है थैलीन डाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट, थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट, अब आप खुद बोलोगे बाद में, और सर आपने कितनी सारी चीजें पहले ही पढ़ा दी थी, है ना, क्योंकि ऐसी चीजें बीच में अचानक आपके पैट में कभी भी एग्जाम में आ जाएगी, और अपन मैकेनिज्म पे फोकस करते करते ऐसी छोटी मोटी चीजें छोड़ देते हैं, है ना। तो थैलीन डाई टेस्ट जेईई मेंस में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। यहाँ फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों, कितने मॉलिक्यूल। अब ओपी डायरेक्टर इसलिए कहां पे रिएक्शन होगी, पैरा पर। तो पैरा है तो इसकी पैरा के और इसके ऑक्सीजन के साथ क्या बाहर निकाल दोगे, H2O। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनॉल की पैरा का H हटाकर इसको यहां जोड़ दिया, फिनॉल की पैरा को H हटाकर इसको यहां जोड़ दिया। मैकेनिज्म आप खुद से करके ला सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। तो यहां पर H+ का अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाओ और रिएक्शन शुरू कर दो। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोप्थैलीन। क्या बोलते हैं, फिनोप्थैलीन। एक पिंक कलर की डाई होती है, कब, जब मीडियम बेसिक हो, और जब मीडियम एसिडिक हो तो ये क्या होती है, कलरलेस। आप ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होती है, याद है पक्का। अब इसका कलर क्यों होता है, इसका रीजन बताया गया है कि अगर मीडियम बेसिक होगा तो जैसे ही हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो जो ऊपर से हम बेस टपका रहे होते हैं, तो शुरू में तो एसिड ज्यादा एक्सेस में होता है, तो ये क्या रहता है, कलरलेस रहती है। लेकिन जैसे ही एसिड बेस बराबर हो जाते हैं, तो अगली ड्रॉप जैसे एक्स्ट्रा गिरेगी तो बेसिक मीडियम अब एक्सेस में आना स्टार्ट करेगा, मतलब बढ़ना लगेगा, तो ये बनने वाली फिनॉल से रिएक्शन करेगा।
जब तक एसिड ज्यादा था तब तो बेस किससे रिएक्शन कर रहा था, एसिड से। लेकिन जैसे ही एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब ये क्या करेगा, बनने बचे हुए फिनोप्थेलिन से रिएक्शन शुरू कर देगा, और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो ये OH माइनस H+ निकाल के रेजोनेंस करता हुआ इस बॉन्ड को अंदर से तोड़ देता है, और जैसे ही उधर से तोड़ेगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, बोलो हाँ या ना। तो इसका कलर होता है पिंक। दोबारा बोलो इसका कलर क्या होता है। तो जैसे आप पिंक कलर आएगा तो आप देखोगे एकदम से सॉल्यूशन में ड्रॉप जैसे गिरती है एकदम से वो पिंक हो जाती है। अगर आपने कभी टाइट्रेशन की हो तो, कभी नहीं करी, पर विजुलाइज कर पा रहे हो, नीचे पिपेट लग रही है, ऊपर से ब्यूरेट में से हम धीरे धीरे वो टपका रहे हैं क्या, बेस, और हमने एसिड में जो ब्यूरेट के अंदर कुछ अमाउंट फिनोप्थेलिन का भी लिया हुआ है। ठीक है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता आप बात करते हो, है ना। मैं तो अभी अक्षत को टोक चुका हूं, मतलब समझो बात को। अभी कोई टीचर बेटा बोल रहा है ना, ये आपकी छोटी छोटी बातें ना धीरे धीरे आपको इंटेलिजेंट बनाएगी, आप समझो मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है बहुत बोरिंग होता है किसी बच्चे के लिए चुपचाप बैठना, लेकिन सोचो किसी टीचर के लिए लगातार बोलना भी कितना टफ होता होगा, गला दुख जाता है। पर आपके भले के लिए सब कर रहे हैं अपन, ऑल थिंग आई एम डूइंग फॉर योर गुड फ्यूचर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फॉलो द रूल्स, फॉलो द डिसिप्लिन। ये आपको एकदम से कहां पहुंचा देगा ये आपको बाद में पता लगेगा। ठीक है, पीछे अब भी इधर देखो, इधर ध्यान दो। हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखो, पहला अगर बेस अगर मॉलिक्यूल एक ही है तब तो ये बन जाएगा और ये पिंक कलर का है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे आप बेस टपकाते जाओगे टपकाते जाओगे टपकाते जाओगे तो आप बेसिक मॉलिक्यूल और बढ़ जाएंगे, तो ये वापस से इसके ऊपर अटैक करेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी, तो इसको वापस से रेजोनेंस करके सॉल्ट में डाई इस तरह का सॉल्ट बना देती है। और आप देखोगे थोड़ी देर बाद अगर शुरू में तो पिंक कलर आता है, फिर धीरे धीरे वो पिंक कलर गायब हो जाता है अगर हम बेस डालते रहे तो। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि अब वो इस सॉल्ट को इस वाले सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है। यानी कितने मोल बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 मोल में। एक तो यहां कन्वर्ट हो गया, तो यहां तक तो पिंक था, लेकिन अब अगर 2 और एक्सेस में बेस आ गए ज्यादा तो फिर ये इसको भी तोड़ देगा और क्या बना देगा, ये वाला कंपाउंड। बोलो यार, इसलिए आप नोटिस करोगे कि जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो तो जैसे टाइट्रेशन कंप्लीट होती है और एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा जुड़ती है तो पहले तो पिंक कलर आता है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक बेस डालते रहोगे तो वो बेस क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। अब आप देखो सर अब कहां कलर गायब हो गया, तो वो टूट के इसमें चला गया। इंटरेस्टिंग। तो अपन ने इसको पीसी से भी कनेक्ट कर दिया, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना मैं टाइट्रेशन। तो यहां क्लियर है बच्चों। इसमें याद रखना पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, पैरा या ऑर्थो। अगर पैरा ब्लॉक्ड है, वैसे तो ऑर्थो पे भी हो जाती है, पर अगर केवल पूछे कि भाई ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सी पोजीशन फ्री होनी चाहिए, पैरा। अगर पैरा फ्री नहीं है तो फिर बताइए ये रिएक्शन आगे बढ़ के कंप्लीट हो पाएगी। हालांकि अगर पूछे कि पैरा बिल्कुल नहीं देता है क्या, तो ऑर्थो वाली साइड से भी हो जाती है, लेकिन फिनोप्थेलिन के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, पैरा। तो इसीलिए पैरा क्रिसोल आपको पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट देगा या नेगेटिव टेस्ट देगा। चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही बच्चों एक डाई इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट है। कौन सा रीअरेंजमेंट, डाई इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल में बनाने का मेथड है, इसको बोलते हैं हम डाई इनॉन। क्या बोलते हैं, डाई इनॉन। अब आप बताओ सबसे पहले H+ कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो बताओ O विल गेट पॉजिटिव और नेगेटिव, जोर से बोलो, पॉजिटिव। अब बताओ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अगर मैं चार्ज इधर शिफ्ट करवा दूं तो बताओ क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोल दो यार। तो यहां पर क्या आ गया, OH, और यहां पर अब बताओ क्या R- इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री के टाइम ज्यादा स्टेबल होता है या 3 डिग्री, 3 डिग्री, तो हम बोलेंगे 1 2 R-। अब R मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, तो इसका 1 2 शिफ्ट किया अपन ने। तो बताओ ये यहां से रीअरेंजमेंट करके कहां चला गया, यहां पर, बोलो मेरे भाई। तो यहां पर आपका क्या गया, डबल बॉन्ड और यहां क्या आ गया, OH। बोलो सही है, पक्का। अब यहां पर मेरे भाई, अब जैसे मैं इसका H+ निकालूंगा तो बताओ H+ कहां से निकलूंगा। अच्छा H+ आ कहां से रहा है, आपको पता है ना H2SO4 से आ रहा है, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। तो HSO4 पहले तो H+ चला गया, अब HSO4- यहां से निकाल देंगे अपन। कहां से निकाल देंगे, यहां से। तो HSO4- जो है एज अ बेस क्या करेगा, इसको यहां से तोड़ देगा, और जैसे इसको तोड़ेगा तो यहां से वापस क्या बाहर निकल जाएगा, H2SO4। यानी H2SO4 यहां पर क्या है, कैटलिस्ट। क्या है H2SO4, कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर और नॉट, पक्का समझ में आ रहा है। तो यहां पर बच्चों हम लोग बोलेंगे कि ये वाला डबल बॉन्ड यहां बन गया, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। इस अच्छा इस आर को वैसे टेक्निकली मुझे उधर लिखना चाहिए था ना, तो इससे बात एक ही है, उधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क है क्या। हाँ अगर यहाँ कोई ग्रुप होता तो फिर वहां लिखता मैं, क्योंकि फिर हिंड्रेंस होती ना,
बोलो, क्योंकि इस बॉन्ड को इधर तोड़ के इसकी जगह इधर से भी तो तोड़ा जा सकता है। तो अगर कोई ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आप कौन सी साइड से रेजोनेंस कराओगे? उसके अपोजिट से, ताकि लेस हिंडर्ड मॉलिक्यूल। सोचो अगर यहां पर लगा कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये सारे ग्रुप एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, और हिंड्रेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी 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 हट जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ बोल रहा हूं तो बोलना भी होता है ना, केवल सुनते मत रहा करो। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, व्हाट इज दिस? पूछ रहा हूं मैं आपसे, जितनी देर मैं बोल सकता हूं तो कुछ पूछ भी तो सकता हूं ना। तो जैसे ही आपकी तरफ देख रहा हूं फिर तो बोलना मस्ट है, और नहीं भी देख रहा हूं तो भी क्या यार, थोड़ा बहुत तो बोल सकते हो। सोचो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी तो करो थोड़ी सी रिप्लाई करो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एनर्जी फिर डबल होती है। अब कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा तो आपको नहीं लग रहा टीचर किसको पढ़ा रहा हो यार, ये तो सब पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। इनको मतलब क्या, कभी कभार कुछ बच्चों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो उनको ऐसा पढ़ा रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों चिल्ला रहे हो, मत बोला करो, इतनी मेहनत क्यों करते हो, मुझे सब आता है, फालतू चिल्ला रहे हो। भाई अभी नहीं हो तुम इतना इंटेलिजेंट, दोबारा बोलो क्या, अभी नहीं हो। कम से कम कितनी बार फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाके दिखाओ, कौन से, तब तो मानूंगा मैं। कितनी बार? 3 बार। भाई बोलो ना मैं इंटेलिजेंट हूं, तो मार्क्स दिखने चाहिए ना यार। मार्क्स लाके दिखाओगे तो फिर मैं थोड़ी बहुत इज्जत आपको दूंगा, हाँ भाई भाई आइए प्लीज, ऐसे पानी पीजिए सर आप प्लीज, आप बैठिए। नहीं पढ़ाई तो चलो ठीक है, मेरी पेट पे थोड़ी लात खाने दूंगा मैं, ये तो मेरा काम है। तो मैं बोलूंगा आइए प्लीज बैठिए, आओ बेटा, ले ये भी इसको, कोई भी बात बोले अरे नहीं नहीं बेटा कोई बात, फिर मैं बात आइए जी आइए चाय पिलाइए इनको, तो मतलब फिर मैं आपको रिस्पेक्ट देने लग जाऊंगा, ट्रस्ट मी। लेकिन उसके लिए कितने बार मार्क्स लाने पड़ेंगे? उससे पहले डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड दैट कि मैं आपको थोड़ी सी भी इज्जत दूंगा, ठीक है? उसके पहले तो मैं आपको ताने दूंगा। क्या दूंगा? ताने। यार 180 नंबर का पेपर था, भूल गए भाई, गजनी वाली बात कर रहे हो। तुम क्लास में तो थे 300 में से 300, अब 300 का केमिस्ट्री का पेपर कभी होता है क्या? पूरे में से तो लाओगे ना यार, आईआईटी सिंगल पेपर के दम पे मिलेगी ये, तुम बताओ। नहीं ना, बोले पूरे और लाने पड़ेंगे भाई। मतलब सुन, सोचो तुम्हें वो टारगेट में दे रहा हूं कि अगर तुमने कर लिया ना तो तुम बोलोगे सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा टारगेट दिया और मैंने दिल पे लिया, और मैंने दिल पे लिया, ईगो पे लिया, और उसके बाद मैंने कर दिखाया। मतलब सोचो ना, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ऐसे टारगेट लिया करो, एक्सेप्ट करो चैलेंज कि सर करना तो है मेहनत, इस बार देखो आप, थोड़ा सा जुनूनी बनो। पैशनेट व्यक्ति जब तक नहीं होता है ना, अब मैं पढ़ाया जा रहा हूं, मुझे भी पता है टाइम हो चुका है, पर मैं पैशनेट होकर क्यों पढ़ाता हूँ? मेरा मेरा कर्म है यार ये, मुझे भूख नहीं लगती क्या? जैसे आपको लग रही होगी, आपके मन में चल रहा है बार बार सर, है ना? वैसे मेरे भी दिमाग में रहता है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, फैमिली है ना, पर फिर भी एक आग रहती है अंदर के भाई, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं उसको अच्छे से सिखा दो, इस बच्चे को जितना हो सके इसके अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक इसकी सक्सेस आ जाए, क्योंकि आपकी सक्सेस से ही मेरी सक्सेस जुड़ी हुई है। तो समझो मेरी बात को, अपन जीवन में ना कुछ भी नहीं है जब तक हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जीवन तो वैसे ही पता है 100 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नॉर्मली 80 90 100 साल तक जीना है, फिर भी हम क्यों भाग रहे हैं दुनिया के पीछे? सफलता। और वो सफलता जब मिलती है ना तब लाइफ में कुछ लगता है कि हमने कुछ कर दिखाया है, इसीलिए आए हो आप कोटा। तो ये छोटे मोटे पेट दर्द, सर दर्द, भूख और ये वो सब क्या है? मोह माया। क्या है? भूल जाओ इनको, कुछ नहीं हो रहा आपको, है ना? कोई टाइम की घड़ी वड़ी और कुछ ध्यान नहीं, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो क्या ये आपको बच्चों समझ में आया क्या? समझ में आया? भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम वेस्ट तो कर नहीं रहे, तो पढ़ाई चल रही तो चलने दिया करो, किसी भी टीचर की कोई रिदम बना हुआ है, बनते रहना चाहिए। अब बच्चों एक और चीज आ रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये रट्टे मारने वाले टॉपिक्स हैं। रट्टा मारने वाले क्या है कि बेंजीन को जब V2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, बेंजीन को तोड़ देता है फिनॉल में। किस में तोड़ देता है? फिनॉल में। अब टेम्परेचर स्पेसिफिक एग्जाम में याद रखना, अगर 250 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, कितना? 250 समझते हो? थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है ना? 250 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे वो क्या बनाएगा? फिनॉल। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो बेंजीन को ही निपटा देगा वो, और बना देगा कौन सा एनाइड्राइड? सक्सेनिक नहीं, सक्सेनिक में डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसको बोलते हैं मैलेइक एनाइड्राइड। कौन सा एनाइड्राइड? मैलेइक एनहाइड्राइड। बोलो बेटा सही है। तो टेम्परेचर स्पेसिफिक है। ऐसे मुझे बताओ V2O5 500 डिग्री पर अगर लिया है तो क्या करेगा? रिंग को ही तोड़ देगा, और रिंग को तोड़कर इसको क्या बोलोगे आप? थैलिक एनाइड्राइड। कौन सा एनाइड्राइड?
फैलिक एनहाइड्राइड। बोलो मेरे भाई, चले आगे, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, एक रिएक्शन है फिनॉल की, फिनॉल की K2Cr2O7 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है पैराबेंजोक्विनोन। क्या बनाता है? पैराबेंजो। ये ऐसे टॉपिक है जो सीधा याद रखने हैं आपको, ठीक है ना? तो पैराबेंजोक्विनोन, कौन सा क्विनोन? और पैराबेंजो। और अगर K2, अब मैंने ये इसलिए लिखा है, कई बार बच्चा मैंने एग्जाम में देखा है कि इसकी रिएक्शन इसमें चिपका के आता है, तो ये K2Cr2O7 है। और अगर K2S2O8 है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी जगह कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे जैसे HNO3 तो भी यही बनेगा। आपको याद है ना, कंसंट्रेटेड HNO3 भी बहुत सारा अमाउंट पिक्रिक एसिड कम देता था और पैराबेंजोक्विनोन ज्यादा देता था, याद आ रहा है? लेकिन अगर K2S2O8 है तो एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन रिएक्शन के मैकेनिज्म ऑब्वियसली होते हैं, बट ट्रस्ट मी, आप इग्नोर करके सीधा याद रख लोगे, इतना सफिशिएंट रहेगा। मैकेनिज्म इसके एडवांस में भी नहीं आते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो अभी, तो मेरे पर विश्वास रख के छोड़ देना, है ना? नहीं आते हैं, डायरेक्ट भी याद रख लोगे बहुत है। तो बस ये याद रखना, K2S2O8 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या कर देगा, एक और OH जोड़ देगा और क्या बना देगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या बना देगा? और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक रिएक्शन वहां पे छूट गई थी, जब हमने एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाया था, याद है? तो क्या बनी थी, बेंजीन। लेकिन अगर निकल साइनाइड से करवाते हैं पास, किससे, निकल, तो इसकी 4 मॉलिक्यूल कॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कॉट। इसको कॉट क्यों बोलते हैं बच्चों, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। क्या बोलते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक, 8 एन्युलीन, 10 एन्युलीन और 12 एन्युलीन्स आर एक्सेप्शनली नॉन एरोमेटिक बिकॉज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है टब शेप, याद है? चलिए, तो ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पर पिक्चर अभी बाकी है 2 मिनट 5 मिनट की और, है ना? आपको घर से करके क्या लाना है, इसके अलावा आप कुछ मेथड्स है ना हेलो एल्केन के भी रट्टा मारने वाले हैं शुरू में, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा SN2 से। कहां से स्टार्ट करूंगा, SN2 से, क्योंकि इसके पहले के यहाँ पे भी बच्चों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। 2 मिनट बता दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार? वो अच्छा, यहां से ये भी है क्या, ठीक है। तो यहां पर अपन डालेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन NCERT, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लोग बात करें, 2 मिनट पंखे चला दो यार, गर्मी लग रही है ना। हाँ, तो देखो बात बच्चों ध्यान सुनना, अब देखो मेरी बात, अक्सर ना बच्चों है ना, छोटी मोटी चीजें ना आपको एनसीईआरटी से भी कभी कभार रीड कर लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट। मॉड्यूल हमारे बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो पहला पेज है ना उसमें बहुत तगड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? तो वो कहां से आते हैं कई बार बच्चा ध्यान नहीं रखता है। तो जैसे हेलो एल्केन की, अब 2-5 मिनट लगेंगे बस अपन को, है ना? बस थोड़ा सा साइलेंस रखेंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स होते क्या है वो तो अपन जानते हैं, RX या हेलोजन या तो एल्काइल चेन से जुड़ा हो या बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन कब बोलेंगे बच्चों, जब RX से जुड़ेगा, और अगर जब बेंजीन से या किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे? तो बच्चों यहां पर एक खास बात बताई क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर कई बार है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है जो बच्चा ध्यान नहीं देता। याद रखिएगा, आपके पास और किसी चीज का टाइम हो ना हो मॉड्यूल के बाद, लेकिन एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेजेस अच्छे से जरूर पढ़ लेना, और एक फिजिकल प्रॉपर्टी वाले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये ना फिजिकल प्रॉपर्टी और ये इंट्रोडक्शन वाले अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं, है ना? तो अपन को ये पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ना इनमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और बच्चा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, और टीचर भी कभी नहीं बताता है इसको, है ना? तो बाद में कभी देख लेना, बीच में देख लेना, या फिर मैं कोशिश करूंगा मैं आपको एक दिन एक क्लास अपन केवल इनके इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने की एनसीईआरटी के अपन कर देंगे, है ना? बट फिलहाल आपको करके आनी है, मोबाइल में एनसीईआरटी खोल लोगे, उतना नोट करने के बाद आपको हेडिंग क्या डालनी है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद इसको बस एक बार पढ़ना है, बोलो पढ़ लोगे क्या? अब बच्चों यहां पर मैं कुछ आपको पढ़ के बता देता हूं, क्या? जैसे हेलो एल्केन के बारे में खास बात एक तो क्या दी हुई है, देखो इधर, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। ध्यान देना, मैं ये इसलिए पढ़वा रहा हूं, सर बोर्ड तो हम पास कर चुके हैं, फिर क्यों पढ़ा रहे हो?
तो बेटा एक्चुअली क्या है ना कि एनसीईआरटी से सीधे जेई मेंस में क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। हाँ, तो हेलो एल्केन और हेलोइन से क्वेश्चंस क्या आते हैं, भर भर के आते हैं। मतलब कोई भी चैप्टर से एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी से कोई भी नया क्वेश्चन अगर बना तो हम चूक ना जाएं, इसलिए हमें एक बार देख के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख से लिखा हुआ है कि हेलोजिनेटेड कंपाउंड परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रेक डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया। अब जैसे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मान लो एक ऑप्शन ये आ गया, अब आप बताओ, आप क्लूलेस नहीं हो जाओगे, आपको कुछ पता ही नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। अगर एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आप बोलोगे हाँ यार तो ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। तो क्या लिखा है देखो, ये हेलोजिनेटेड कंपाउंड एनवायरनमेंट में परसिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, रेजिस्टेंस मतलब नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉइल में हेलोजिनेटेड कंपाउंड मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। क्योंकि जैसे एक प्लांट का टुकड़ा या केले का छिलका जमीन पे आपने मिट्टी में गिराया, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, फंगस क्या करेगी, उसको डिकम्पोज कर देगी, कर देगी, लेकिन इसको नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो परसिस्ट करता है, रेजिस्टेंस होती है इसकी इस ब्रेकडाउन में, हेलोजिनेटेड कंपाउंड। तो ये एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम बन सकती है, राइट और रॉन्ग। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? सीधे बैठो आप, अब आगे देखना ध्यान, थोड़ा सारे बच्चे सीधे बैठो, बट 5 मिनट वो कर रहा हूँ वाइंड अप। अब मैं जैसे एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बन सकती है। देखो अब ये सिलेबस में है ना हमारे चैप्टर, तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखो कैसे बनती है, और आप अक्सर इसको छोड़ देते हो। ध्यान देना, दीज क्लासेस मैं काम की बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कल पढ़ के सुना रहा था, तो बच्चों को बता रहा था कि यार एयर वाले अपने ड्रॉपर बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। देखो, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, अब ऐसा पूछ लेगा इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन होता है, तो किसमें होता है, क्लोरेमफेनिकोल। भाई जेई मेंस देंगे ना हम, सीधा पूछ सकता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर तो लेकिन जेई मेंस ने हटा दिया है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर हटा दिया है, लेकिन यहाँ ये वाला चैप्टर तो मेंस में है ना, यानी स्टिल वो कभी जेई मेंस वाला भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से ये पूछ सकता है क्वेश्चन। जबकि आपको याद है ये टॉपिक कहाँ पे आता है, क्लोरेमफेनिकोल एंटीबायोटिक का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, याद है आपको? लेकिन अभी भी जेई मेंस पूछ सकता है। तो बच्चा बोलेगा सर आउट ऑफ सिलेबस पूछा है उसने। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, एलो एल्केन में दिया हुआ है। ठीक है, और देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, क्लोरेमफेनिकोल किसके ट्रीटमेंट में काम आता है, टाइफाइड। अच्छा आगे बढ़ो, आयोडीन में, आयोडीन कौन से हार्मोन में होता है, किसमें होता है, थायरॉक्सिन, किसमें होता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, ग्वाइटर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बोलोगे सर ये बायोलॉजी वाले क्वेश्चन जेई मेंस ने कैसे पूछ लिए, भाई उसने दिया हुआ है, समझ लो ना, ऐसे क्लू। और बच्चा एकदम से क्लूलेस हो जाता है, अरे सर ये तो पढ़ा ही नहीं था आपने, सर बॉटनी जूलॉजी भी पढ़नी थी क्या, है ना, पूछ लिया उसने तो भाई। आप बताओ मान लो ऐसा कभी कुछ हुआ तो हम क्या उसको क्लेम कर पाएंगे, बोलेगा भाई पहला पेज ही नहीं पढ़ते होगा तुम ध्यान से, अपन को खुद को शर्मिंदा फील होगा, हाँ यार बात तो सही है, पहले पेज पे दिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं देखो फटाफट से। अब ऐसे बच्चों, क्लोरोक्वीन मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है, उसमें क्या होता है, क्लोरीन। ऐसे हेलोथेन, हेलोथेन किसमें यूज होता है, एनेस्थेटिक एजेंट ड्यूरिंग सर्जरी। बोलो सही है। अब ये तो चलो ठीक है, आप रीड कर लेना। इसके बाद आपको घर से क्या पढ़ के लाने, मैं आपको कॉपी में कॉपी करके लाना है बस, केवल कितना, हेलो एल्केन में लिख लो क्या कॉपी करके लाना है। ये तो सिर्फ रीड करना है ना एक बार, आपको पढ़ के आना है बच्चों जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, ये तो सब अपने पहले ही हो चुकी है ना, आपको यहां से पढ़ के लाना है। अच्छा एक बात और देखो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बताइए क्या आपको पता है क्या होती है, म्यू नेट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, ये पता है सभी को, तो कॉपी में लिख ही लो यार। तो डाइपोल मोमेंट बताइए सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, टेक्निकली सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, कॉपी के ऊपर लिख लो इसको, है ना, भूल जाएंगे अपन, क्योंकि जेई मेंस में कई बार आ चुका है। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए। अब देखो फ्लोरीन की अगर बात करें, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, तो बताओ हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या यहां पोलैरिटी आएगी डेल प्लस और यहां पोलैरिटी आएगी डेल माइनस, बोलो यार। तो पोलैरिटी के कारण क्या चार्ज आएगा, और चार्ज आने से क्या डाइपोल मोमेंट आएगा। लेकिन क्या क्यू के साथ साथ डिस्टेंस भी एक फैक्टर है, और डिस्टेंस किस में लेते हैं हम, एंगस्ट्रम में, किस में लेते हैं, एंगस्ट्रम में। बताओ ये डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतनी उतनी ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, और चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम इनटू एंगस्ट्रम, या साइंटिस्ट के नाम पर है डी बाई, क्या नाम है, डी बाई। डाइपोल मोमेंट केस में निकालता है डी बाई। अब देखो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कहता है, ये दिख रहा है क्या सभी को पीछे से, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कहता है
मुझे पता था तुम जरूर बोलोगे। अभी दिख रहा है? मुझे पता था ये बोलेगा, पता नहीं मेरे को इंट्यूशन आया था, मैंने कहा ये कुछ बोलने वाला है। नहीं, पर मेरे मन में आया था कि तू बोलने वाला है। ठीक है, देखिए अब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में फ्लोरीन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो कम है। यानी एक फैक्टर बोल रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल माइनस डेल प्लस ज्यादा होगा, चार्ज सेपरेशन बढ़ जाएगा ना। लेकिन डिस्टेंस कह रही है कि बॉन्ड लेंथ तो कम है, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो क्या डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब दो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट करें तो हमें रटना पड़ेगा। बोलो रट लोगे? तो हमें क्या रटना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट लिखना म्यू नेट किसका ज्यादा होता है, CS, लिख लो इसको CH3Cl, फिर उसके बाद CH3F, फिर उसके बाद CH3Br, और फिर उसके बाद बोलो ये याद हो जाएगा। अभी पहले ध्यान दो, कार्बन क्लोरीन जो है ना, सुनो पहले पॉइंट, कार्बन क्लोरीन का बेटा एक्चुअली बॉन्ड लेंथ भी रिलेटिवली ज्यादा है पर चार्ज भी सफिशिएंट है, तो दोनों का कंबाइंड फैक्टर मिलाते हैं ना अपन, दोनों का कंबाइंड Q/D है ना दोनों मिलाकर, इसलिए अपन बोलते हैं कि CH3Cl सबसे जीत जाता है। अब उसके बाद कौन आता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बोलो याद रहेगी ये पॉइंट? अभी देखो डेटा भी दिया हुआ है, डेटा नहीं याद करना है आपको, ठीक है, फिर और कुछ डेटा तो नहीं देने हैं आपको, ये नोट कर लिया? बोलो यार। अब अगली क्लास में बस आपको क्या कॉपी करके लाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केवल रिएक्शंस लिख के लानी है। बोलो लिख लाओगे? ये अभी अपन को रटना है, अभी अपन फिलहाल जेई SN2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे क्लास में, अगली क्लास में। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार कर लाओगे क्या? ये सारे किस किस से बनाने, बस ये रिएक्शंस लिख के लानी है ना। दूसरी रिएक्शन क्या है, हाइड्रोकार्बन से, ये हाइड्रोकार्बन बढ़ा चुका हूं, एल्कीन से, बस केवल रिएक्शंस लिखनी है, पूरी महाभारत नहीं लिखनी है, इसकी थ्योरी मत लिखना है ना। ऐसे बताओ क्या Br2CCl4 की रिएक्शन पूरी पढ़ा चुका हूं, तो बस को लिख के लाना है। कहां तक लिख के लाना है, केमिकल रिएक्शन तक, यहां तक है ना, बस यहां तक। तो लिख लाओगे? बोलो। तो लिखना जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, एल्केन तक, हेलो एरीन्स भी मत लिखना, अभी वो मत लिखना, चाहो तो वो पढ़ लेना क्योंकि ये तो अभी भी कंप्लीट हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। डीपीपी वगैरह अपन अगली क्लास में ही करेंगे यार, है ना। कितनी डीपीपी हो गई? हाँ, इसमें एक्चुअली बनता तो है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो हॉट KMnO4 होता है उसमें तो रिएक्शन नहीं होती, तो पहले तो रिएक्शन रेजिस्ट करता ही है, लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाना है तो फिर हम उसको बेंजीन को तोड़कर यहाँ CO2H लगा देते हैं। तो प्राइमरी आंसर नो रिएक्शन है, बट अगर नो रिएक्शन ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर बेंजीन तोड़ के CO2H। अच्छा सुनो भाई सुनो, अगली क्लास से अपन डीपीपी डिस्कस स्टार्ट कर रहे हैं, तो डीपीपी कौन सी चल रही थी होमवर्क? एक मिनट लास्ट पॉइंट, थर्ड तक हो चुकी ना, तो 4, 5, 6 कल अगली क्लास में लेकर आना सारे बच्चे। अब आते ही सबसे पहले डीपीपी काम करेंगे आप, क्योंकि अब हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है।